बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। मैं हूँ ईशा अल-अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। सुबह खैर, आपकी सुबह उम्मीद है खैर खैरियत से गुजर रही होगी। लेकिन अगर देखा जाए मुल्की हालात को, तो कल भी हम बात कर रहे थे इशाल के मौसम की शिद्दत के साथ साथ सियासी जो दर्जा हरारत है उसमें इजाफा होता जा रहा है। और रात गए जो उसमें शिद्दत आई है, शायद उसकी तवक्को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नहीं कर रही थी। लेकिन जो खदशात थे वो मौजूद थे और अल्लाह अल्लाह करके उनको मौका मिला था। हम कल भी इस बारे में बात कर रहे थे कि अगर आपको स्पेस नहीं मिल रहा और आपको अगर इतनी देर के बाद, इतने बार आपकी जो दरख्वास्तें हैं और रिजेक्ट होने के बाद, जलसों की इजाज़त ना मिलने के बाद अगर एक बार मौका मिल गया तो उसको पूरी तरह से यूटिलाइज़ करें, सियासी स्पेस बनाने में, लोगों को मोबिलाइज़ करने में, अपनी यूथ को, अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करने में उसको यूटिलाइज़ करें। और आपके खिलाफ अगर केसेस को बन भी रहे हैं तो उनको न्यूट्रलाइज़ करने में उस जलसे को इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ज़ुबान इस्तेमाल हुई है, जो धमकियाँ में रवैया, जो इदारों को तनकीद का निशाना बनाया गया और हमें सहाफ़ियों को भी नहीं छोड़ा। खैर मजे की बात की है वज़ीर आला केपी ने, तो फिर उसका नतीजा आ गया। बाद जो हुआ है वो नतीजा हमारे सामने है। रात भर पकड़ दकड़ जारी रही है। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत और शोएब शाहीन गिरफ्तार हुए हैं। उसके साथ साथ बाकी भी बहुत सारे लोग हैं जिनमें, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सीएम भी वहाँ के गिरफ्तार हो गए हैं केपी के। तो हमने ये देखा कि उनका लबो लहजा जो था वो किसी तौर भी मुसालहत पसंद तो नहीं था। अगर आपको मशरूत इजाज़त दी गई थी, वक्त की पाबंदी भी नहीं की गई है। गो के रास्ते भी बंद थे, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि वक्त की पाबंदी भी नहीं की गई है। और फिर ज़बान जो इस्तेमाल की, अब ये जो गिरफ्तारियां हुई है ना, अब इस पे ये बात हो रही है कि जी वो तो खिलाफ कानून जो उन्होंने जलसे का टाइम एक्सटेंड किया है उस पर हो रही है। कोई ना कोई जवाब तो रियासत बना ही लेती है, हुकूमत बना ही लेती है, और उन्होंने बना लिया है। अब उसके जो ज़ेर अताब है, निर्गे में आए हैं, वो बैरिस्टर गौहर भी आ गए हैं, चेयरमैन पीटीआई, इसी तरह से शोएब शाहीन। वो लोग जिन्होंने कोई गैर पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की, जिन्होंने कोई धमकी नहीं दी, वो भी उसकी जद में आ गए हैं। क्यों? चूँकि कुछ लोगों ने ख़ास तौर पर, जिसमें अगर बात की जाए अली अमीन गंडापुर साहब की, जो कि वज़ीर आला भी हैं, उन्होंने जिम्मेदारी का ज़्यादा मुज़ाहरा करना चाहिए था। लेकिन जो लाइन वो इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की तनकीद करते हैं, जिस तरह से वो सबको एक ही कटहरे में पैराए में लेकर आते हैं, तो वो मेरे ख्याल में अगर इस तरह के दोस्त होंगे बानी पीटीआई के, इमरान खान के, तो फिर दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है पीटीआई की। और यही बात हम कल भी कर रहे थे। शेर अफजल मरवत की ज़बान जो है उनकी भी ऐसी ही थी। कुछ उन्होंने भी धमकी लगाई थी कि अगर हम, और वो देख लें, कुछ ना मिला तो हम पैदल आएंगे, थप्पड़ भी मार रहे थे। बिल्कुल। और एनओसी ना मिला तो भी लाहौर में जलसे जुलूस जो है वो होंगे, और ये अफजल मरवत साहब की जानिब से कहा गया था। बहरहाल जो तमाम तर सूरत हाल बनी है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सजाद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, जब दकड़ हुई इसके ऊपर तो हम कल भी यही बात कर रहे थे कि ये ज़बान जो इस्तेमाल की गई है, जो रवैया इस्तेमाल किया गया है पीटीआई की जानिब से, वो आने वाले दिनों में इनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। वो मुश्किलात जो रात को ही पैदा हो गई, इतनी जल्दी तवक्को नहीं थी, लेकिन बहुत जल्दी उसके समरात नजर आने शुरू हो गए। देखिए जी, एक बात तो ये है कि पीटीआई कोई एक मुनज़्ज़म जमात तो अब नज़र नहीं आती है, एक मुंतशिर जमात नज़र दिखाई देती है। अगरचे उनका कायद एक है और उस कायद जो हुक्म देता है वो करती है, लेकिन क्योंकि कायद जेल में है इसलिए अब हर आदमी अपनी अपनी बोली बोलता है। ये जलसा करना था, क्यों करना था, किस लिए करना था, क्या हासिल करना था, किसी को कुछ मालूम नहीं था। क्या टारगेट था? अली अमीन गंडापुर को यही था कि मैं लेकर पहुंचूंगा, आऊँगा, देखूंगा इस्लामाबाद ये फ्लो 1122 की वो गाड़ियां लेके खड़े हैं और ट्रेनें लेके खड़े हैं और पता नहीं क्या तमाशा लगा खड़े हैं, पगड़ी बांध रहे हैं स्टेज पर खड़े होके, तराने के वक्त खड़े होने की हिम्मत नहीं हुई, बाद में खड़े हो गए और आके तकरीर की है। वो तकरीर की थी कुछ ज़माने में जलसों में करते थे, वज़ीर आला बनने से पहले इतनी लचर मुख्तज़िल ज़बान में तकरीर की है कि जिसकी हद नहीं है। किसी वज़ीर आला से क्या, सियासी लीडर से भी इसकी तवक्को नहीं। अच्छा मीर साहब आपको क्या लग रहा है, ये उनकी ज़ाती आरा थी या बानी पीटीआई की तरफ से उन्हें कोई लाइन दी गई कि आपने इस तरह से जारहाना अंदाज रखना है, इसको तनकीद का निशाना बनाना है? क्योंकि दीगर जो पार्टी के रहनुमा हैं वो तो कह रहे हैं कि अगर केस बनाना है तो बेशक बनाएं, लेकिन सारों को उस निर्गे में ना लेकर आइए। तो आपको क्या लग रहा है, उनकी ज़ाती राय थी या पार्टी पॉलिसी? नहीं, ज़ाती राय नहीं, ज़ाती लहजा था। और ज़ाती लहजा वही है जो बानी पीटीआई का दिया हुआ है। और वो भी इस तरह की बातें करते थे कि काम नहीं था ज़रा बहुत, क्योंकि पढ़े लिखे थे, महज़ब आदमी थे, बाहर के पढ़े हुए थे और बाहर दुनिया देखी हुई थी, तो वो लहजा इख्तियार करते हुए या इस तरह की गालिम गलोच करते हुए भी थोड़ा सा उनकी ज़बान का अंदाज ज़रा मुख्तलिफ हुआ करता था। फ़र्क जरूर यही है कि आदमी जो है एक उजट पख्तून जो है वो जो ज़बान बोलेगा और वो जो एक पढ़ा लिखा आदमी ज़बान बोलेगा, उसमें क्या फ़र्क होगा, क्या फ़र्क नज़र आता था। लेकिन असल बात ये नहीं है कि सिर्फ इस बात में पकड़े गए लोग,
लोगों के इस इन्होंने एक कानून नाफज किया है जो इस्लामाबाद एक मसला बन गया है। जो उठता है मुंह उठाता है, आज मैंने डी चौक पे जाना है, बिल्कुल मैंने ऐसे। डी चौक पे धरना देना है, मैंने डी चौक पे मुजाहरा करना है। और भाई ये कैपिटल ना हो गया, मजाक हो गया आपका। उसी के गिर्द आपकी रेड जोन है, डिप्लोमेटिक सारा सर्कल वही रहता है। आप दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं? और हर आदमी उठता है, आ जाता है, चाहे तारुल कादरी हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे कोई और डी चौक पे जाना है और वहां मुजाहरा करना है। तो उन्होंने एक कुछ तय कर दिया कि अगर आपने, और इस्लामाबाद बंद हो जाता है, हर 8 में 10 दिन इस्लामाबाद बंद हो जाता है और कुछ ना कुछ कभी तो मीर साहब, ये जो कुछ हुआ संजानी में, जो जलसा हुआ है, उसके बाद आपको लग रहा है कि जो एग्रेशन था या जो एक इमरान खान के खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी थी, अब उसमें मजीद शिद्दत आ जाएगी और इसका आपको क्या ड्रॉप एंड क्या होता हुआ नजर आ रहा है? बातचीत शिद्दत तो पहले ही मौजूद थी, शिद्दत आ रही थी। अगर ये ना करते तो भी शिद्दत आ रही थी। ऐसा नहीं था कि अब फैज अभी गिरफ्तार हो गए हैं तो शिद्दत की इब्तिदा तो हो चुकी है। वो आदमी पकड़ा गया है जिसके कब्जे से बहुत सी ऐसी चीजें निकली हैं जो बहुत सेंसिटिव और हसास है। अभी तक जो खबरें आ रही हैं और मुस्तरद सहाफियों के जरिए से आ रही हैं, नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है, वो यही जो गपशप नहीं लगाया करते, ये ऐसी वैसी कहानियां नहीं सुनाया करते, रेटिंग बढ़ाने के लिए बात नहीं किया करते। वो बताते हैं कि उनके कब्जे से ऐसी चीजें निकली हैं जो यकीनन काबिल इतराज है। ऐसी सूरत में जब उनके डांडे भी मिल जाएंगे इनके साथ तो मामला बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो सजाद आप उसको और आग लगा रहे हैं। जी सजाद साहब, हम देखें तो इससे पहले भी गिरफ्तारियां तो होती आई हैं। क्या समझते हैं कि ये माजी की गिरफ्तारियों से कितनी मुख्तलिफ है, या फिर यही रवैया पहले भी हुकूमतों का रहा है? नहीं, ये सिर्फ ये बताना ये चाहते हैं कि उन्होंने कानून पास कर दिया इस्लामाबाद में कि इतने बजे से लेकर जो जगह मुकर्रर करेंगे और जो वक्त मुकर्रर करेंगे आपको उसकी पाबंदी करना पड़ेगी शराइत की। इन्होंने जगह की पाबंदी तो कर ली, लेकिन ये पाबंदी नहीं कर सके कि इस वक्त तक जलसा खत्म करें। ऐसा होता नहीं वैसे। अगर आप वैसे बहरहाल भी सजाद मीर साहब, ये पॉसिबिलिटी भी नहीं थी ना कि आपने वक्त मुकर्रर कर दिया। जैसे आप कल भी कह रहे थे कि ये कोई 3 से 4 का शो नहीं है कि आपने प्रोग्राम हुआ ख़त्म हो गया। अब ऑब्वियसली आप जलसा कर रहे हैं तो जलसे के लिए आपको गैर मशरूत इजाज़त देनी चाहिए थी। जब तक वो चला सकते थे वो चलता, लेकिन जो बहरहाल ज़बान इस्तेमाल की गई, हमारा मौक़िफ़ ये है कि जो वो ज़बान इस्तेमाल की गई, क्या पकड़ दकड़ उसके ऊपर हुई है? लेकिन अगर उसके ऊपर पकड़ दकड़ हुई है तो किसी एक की होनी चाहिए थी, तमाम को शिकंजे में नहीं लेना चाहिए था। और अभी तो मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। देखिए, बात मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि मसला यह है कि जुबान ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मुतनाज़ थी जिस पर गुफ्तगू हो रही है, लेकिन हुकूमत ये भी साबित करना चाहती है कि हमने जो कानून बनाया है वो दिखावे का नहीं है। अगर हमने बनाया कि फिलहाल जलसा होगा और इतने वक्त होगा तो होना चाहिए, उसको वायलेट नहीं करना चाहिए और उसको वो बड़े सिस्टमेटिकली अगले दिन, ये नहीं कि वही पकड़ दकड़ करके पकड़ना चाह रहे हैं। अब वो ये भी कह रहे हैं कि जो पथराव हुआ है पुलिस पर उससे केस भी बनेंगे, लेकिन वो जलसा का नहीं किया। इतने बड़े जलसे पे आप कोई रेड नहीं कर सकते, आप उसको मुंतशर नहीं कर सकते। वो कहते हैं चुंगी नंबर 26 कोई है, पता नहीं किसको कहते हैं चुंगी नंबर 26। मैं तो इस्लामाबाद के जिन चीज़ों के निशानात से वाकिफ हूँ उनमें 26 नंबर चुंगी का मुझे नहीं याद किसको कहा जाता है, किसको नहीं कहते। 26 नंबर चुंगी पे ये वाक़ हुआ है जहाँ आते हुए उनका सादम हुआ पुलिस के साथ। तो ये कहना चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर भी हम पकड़ेंगे। अगर तकरीर पर पकड़ना है तो अली अमीन गंडापुर इस वक्त अंदर होने चाहिए थे, बिल्कुल। और ये नहीं कि किसी वक्त होने चाहिए थे, बल्कि उसी वक्त अंदर होने चाहिए थे, स्टेज से उतरते ही पकड़ लेना चाहिए। अच्छा मीर साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं गवर्नमेंट कानून साजी के लिए अपने इत्तेहादियों को, अरकान पार्लियामेंट को इशाया दे रही है, तो आपको लगता है कि एक इतनी बड़ी सियासी जमात जिनकी पार्लियामेंट में भी नुमाइंदगी मौजूद है, उनके साथ मिलाए बगैर, उनके साथ मुज़ाकरात किए बगैर ये कानून साजियाँ हो पाएंगी? और बजाय कि उनको साथ मिलाया जाए, आगे बढ़ा जाए उनके खिलाफ अब इस तरह का क्रैकडाउन, तो हालात किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं? बड़े आप भी वैसे भोले आदमी हैं, जिनके खिलाफ कानून साजी हो रही है उनको साथ कैसे बुलाया जाए? ये तो ये कहने के बदरादफ है कि भाई आओ हम तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ शरीक हो जाओ। हाँ। ये सारा कुछ जो हो रहा है ये कानून साजी भी हो जाएगी। हमारी पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर है उन पर जो दबाव होता है, जो प्रेशर होता है, इस तरह कानून बनते हैं, आपको भी मालूम है। हाँ। तो इसके नतीजे के तौर पर कानून साजी तो हो जाएगी और पीटीआई चीखती रहेगी, लेकिन उस कानून साजी जो वो करना चाहते हैं वो कानून साजी नहीं है, वो आइन साजी है। वो आइन में तरमीम कुछ करते हैं जिसके लिए सब लोग इकट्ठा कर रहे हैं।
और लगता था कि आयन में तरमीम मुश्किल होगी, लेकिन अब तो यूँ दिखाई देता है कि डिजायर्ड नंबर उनको भी हासिल हो जाएंगे, आयन में भी तरमीम कर देंगे, और फिर बिल्कुल जो जी। चाहते होंगे वो चाहते होंगे, और जो भी कंसेंसस बिल्ड होगा, हुकूमत का मसला नहीं होगा ये, हम्म एस्टेब्लिशमेंट का मसला है। एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है? एस्टेब्लिशमेंट प्लस हुकूमत दोनों हम्म एक पेज पे है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट तीनों कह लीजिए एक पेज पे है। ये कहना कि पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारा हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो अच्छा भी हुकूमत से अच्छा, अगर ताल्लुक है। अगर इसमें आप इस सारे सिनेरियो के अंदर मीर साहब अवाम की नुमाइंदगी होती देख रहे हैं, अवाम यही चाह रहे हैं जो इस वक्त हो रहा है हुकूमती सतह पे भी, और अगर मकबूलियत की बात की जाती है तो वो तो पीटीआई की मुसलसल उसमें इजाफा ही देखा जा रहा है। जो इंतखाबात हैं उसके नताइज पर अभी तक एतराज़ होता है कि वो उसमें मैनिपुलेशन हुई उसी तरह जिस तरह माजी में होती रही। तो आपको लग रहा है कि ये सारी पकड़ धकड़ या जो कानून साजियाँ, ये जो भी कोशिशें हो रही हैं, इसमें अवाम की ख्वाहिशात को भी मद्देनज़र रखा जा रहा है? देखिए, बात सुनिए कि अब मसला ये है कि ये आप तो जमहूरी पैमानों से माप रहे हैं इन चीज़ों को। इस वक्त हम्म जमहूरी पैमाने नहीं चाह रहे थर्ड वर्ल्ड में, और ख़ास तौर पे बांग्लादेश का बड़ा हवाला दिया करते थे हम लोग। देख लिया तमाशा बांग्लादेश में क्या हुआ है, हम्म क्या चल रहा है। इंडिया की जमहूरियत का बड़ा हम हवाला दिया करते हैं, इंग्लिश में होता है, कैसे दौस दांती से वो भी अपनी हुकूमतें कायम करते हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही। हमारे मुल्कों की किस्मतों में जो लिखा हुआ है तो यही कुछ है जो हो रहा है। और इसमें आप जमहूरियत कह के, अवाम की मकबूलियत और फलाना का कह के अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप फिर इमरान खान की तरह गलतफहमी में मुबतला है। अगर इमरान खान का ये ख्याल, इमरान खान का अपना ये ख्याल नहीं है कि वो मकबूलियत के बलबूते पर कुछ कर सकते, पहले ख्याल था कि मकबूलियत के बलबूते पर वो फौज से टकरा जाएंगे, वो किसी पोलिटिकल पार्टी से नहीं टकरा रहे। मुकाबला अगर इस बात पे हो कि एक पोलिटिकल पार्टी दूसरी पोलिटिकल पार्टी से ज्यादा मकबूल है तो कम मकबूल है, फिर दूसरी बात थी। तो मुकाबला ये हो सजाद गया मीर है साहब, कि फिर एक पोलिटिकल पार्टी। आप पीटीआई को कहाँ खड़े देख रहे हैं और उनके आगे की हिकमत अमली क्या हो सकती है? क्योंकि पीटीआई का शराजा तो बिखरता हुआ देख रहे हैं हम, क्योंकि उन्होंने साफ वाज़े अल्फाज में बाकी सबने कह दिया कि अगर किसी एक पर एतराज़ था तो सिर्फ उसको गिरफ्तार किया जाता, गो कि सारी गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। अब अगला लाहेअमल क्या हो सकता है पीटीआई का? पीटीआई का लाहेअमल की पीटीआई को खुद मालूम नहीं है। वो उनका एक ही अब है कि इमरान को बाहर निकालो, हमसे कोई बातचीत करो। लेकिन मैं आपको साथ बता रहा हूँ कि पीटीआई के लिए बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है, और जो इसका एक संग मील था जिसको अबूर करना बड़ा मुश्किल था फौज के लिए भी, कि अपने ही बंदे को और सीनियर अफसर को, और जो आईएसआई का चीफ रहा हो उसके कोर्ट मार्शल करे। कोर्ट मार्शल पर मामूली बात नहीं होती, वो उन्होंने शुरू कर दिया है। उस प्रोसेस में किस किस ने फंसना है। देखिए, अगर वो अपने फौजी को, 2 कोर कमांडर तो अपने निकाल चुके हैं, बहुत से सीनियर अफसरों की छुट्टी कर चुके हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि 9 मई से लेकर आज तक जो वाकयात हो रहे हैं और जो फौज के अंदर बगावत की कोशिश हो रही है और जो टकराव की कोशिश हो रही है और एक सियासी फिजा ऐसी पैदा की जा रही है जो फौज के लिए मुश्किल है, मैं सियासी टमाटरों को नहीं कह रहा, तो इसमें किसी को बख्श दिया जाए। जमहूरियत का कहाँ से आप नाम ले आए? जमहूरियत तो तब हम गिनेंगे जब इस मुल्क का मामला बहुत गंभीर हो जाएगा। बिल्कुल और ये ऐसे। जिस मुल्क में जमहूरियत होती है वहाँ भी पता नहीं क्या इंजीनियरिंग होती है और मैनेज करके बहुत सी बातें की जाती हैं। मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं अपने मुल्क के हवाले से जानता हूँ कि अगर कोई ये समझता है कि वो आदमी बहुत मकबूल था, और था, कोई शक नहीं है, लेकिन वो भी साबित करना पड़ेगा आपको। तो सर, आप फार्म 45 इससे पहले 50 पीटीआई की जानिब से बार बार ये भी कहा जाता रहा कि इस बार जो है वो 9 मई नहीं होगा बल्कि बांग्लादेश की तारीख जो दोहराई जाएगी। तो क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पीछे माजी में उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये मिलता रहा है, इस तरह के अल्फाज पहले भी हम सुनने में आए हैं कि बगावत हो सकती है, तो ये उसी का शाखसाना नज़र आता है कि उनका तरीक़ाकार, उनका रवैया जो है वो वही वाला है, वो वही कुछ करना चाहते हैं। बांग्लादेश की तारीख तो अब आपके सामने है ना जी। हसीना वाजिद भारत में बैठी हुई है और लोग कहते हैं कि इसको, अब वहाँ की हुकूमत कहती है कि इसको वापस बुलवाना है, इसको हमने कहना रिपैट्रिएट। तो देखिए, बांग्लादेश की तारीख अब ऐसे हमारे यहाँ बांग्लादेश बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर के नारे लगते थे। उनका बंगला बंधु जो था, उनका लीडर जो था, उनका चंद ही महीने के अंदर, कुछ अरसे के बाद उसकी लाश उसके घर के बाहर पड़ी हुई थी। फिर उसके बाद एक लंबा अरसा वहां में 1 2 3 जियाउल हसन के बाद अरशाद, जब एक लंबा अरसा, फिर उनकी बीवियां वो इक़्तिदार में रही। फिर हसीना वाजिद को एक हेजमनी के तहत, इंडियन हेजमनी के तहत, इंडियन इसरार के तहत, इंडियन गलबे के तहत उनको लाया गया। और वहाँ हालात ये है कि वहाँ का आर्मी चीफ
वहाँ एक मिनिस्टर उनका साबिक जहाँ हमें बता के गया है कि उनका आर्मी चीफ जो है वो इंडिया मुकर्रर करता है। तो इस हालात में तो उन्होंने 15 साल गुजारे हैं, बिल्कुल ठीक। फांसियां लगाई हैं। अच्छा मीर साहब, अगर हम दोबारा आए उस तकरीर पे जिसकी वजह से बज़ाहिर ये तासुर मिल रहा है कि ये सारी पकड़ दकड़ हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं क्योंकि रेड लाइन को क्रॉस किया गया, अली अमीन गंडापुर की तकरीर, सहाफ़ियों की जब बात हुई है बानी पीटीआई से इस जलसे के बाद, उन्होंने पूछा कि जी आपको पता है कि क्या ज़ुबान इस्तेमाल हुई है सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, स्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, तो बानी पीटीआई ने ये कहा है कि मुझे तो पता नहीं, मैं जेल के अंदर मौजूद हूँ, लेकिन ख़बरें उस वक्त ये आई थी कि जब अपोजिशन के रहनुमाओं से मुलाकात हुई थी अली अमीन गंडापुर की, जब मोहसिन नकवी साहब से तस्वीर खिंचवाई गई, उनसे मुलाकात हुई तो उनको बड़ी डांट टपट मिली कि तुम क्यों तस्वीरें खिंचवा रहे, तुम क्यों ग्रांट्स का मुतालबा कर रहे हो, तो अपना ज़रूर जारिहाना अंदाज अपनाना चाहिए, जिसके बाद फिर ये तकरीर हुई है। तो आपको लगता है कि बानी पीटीआई ही की ये डायरेक्शन थी जिसके बाद ये लबो लहजा इस्तेमाल उनकी तरफ से किया गया? तो डायरेक्टर मैं ये तो नहीं कहता कि इतनी घटिया ज़बान इस्तेमाल करने की उनकी बात होगी, लेकिन अंदर उनका भी यही है, यही जो मुब्तज़िल ज़बान है यही वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने तो हिदायत ही दी थी, अब वो तो हम हर ऐसे मौके पर कह देते हैं मुझे क्या पता, मैं तो अंदर था, 9 मई का मुझे क्या पता, मैं तो अंदर था, हर बात का मुझे कह देते हैं। और पता नहीं अजीब उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको पता नहीं है लीडर को, और एक एक जगह पर कि यहाँ एयरफोर्स बेस पे हमला करना है, यहाँ यादगार को उल्टाना है, उसके मुजस्मे को गिराना है, यहाँ GHQ पे हमला करना है, यहाँ कोर कमांडर के घर पे हमला करना है, सब पता है उन्हें किस किस शहर में किस किस जगह पे कहाँ कहाँ जाना है। इतनी ज़हीन लोग हैं पूरे मुल्क में, उनको पता है कि कहाँ जाना है वो। और बानी को पता नहीं, वो तो जेल में थे, वो उमर अताब बंदयाल की कस्टडी में थे, गेस्ट हाउस में आराम कर रहे थे और आके अदालत में पेश हो रहे थे और गुड टू सी यू के नारे सुन रहे थे। तो भाई ये सारी किस्से कहानियां हैं, अब उनको अंदाजा हो जाना चाहिए कौन को भी कि कबूलियत हर चीज का जो पैमाने हैं उसको जरा तरीके से मापे, रियलिटी के तौर पर पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया। सजाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी, और हर चीज़ का एक तरीका होता है, और अगर इसकी समझ पीटीआई को आ चुकी होती तो शायद इस वक्त वो हुकूमत में भी होती और इस तरह से उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं या मुश्किलात हैं वो शायद दिखाई ना दे रही होती। आज जबकि उनके ख़िलाफ़ केसेस की भरमार है और एक नए क्रैकडाउन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, और जिस तरह से कोई की जा मीर साहब भी कह रहे हैं कि गलतियों से सीखेंगे, हर बार इमरान खान भोले नहीं बन सकते कि मुझे नहीं पता, मैं तो अंदर था। इस बार भी उन्होंने यही कहा है, सहाफ़ियों ने पूछा कि सर ये क्या हो गया जलसे में, तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो जेल में था, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। लेकिन कहने वाले ये कह रहे हैं कि पिछली बार जब मफाहमाना रवैया इख्तियार किया गया है CM KP की तरफ से, तो उन्होंने डांटा उनको कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी तस्वीर खिंचवाने की, तुम्हें क्या ज़रूरत थी लो पिच पे खेलने की। तो इसी के बाद ही फिर ये एग्रेशन और ये जारियाना अंदाज देखा गया, जिसके बाद फिर आप जो क्रैकडाउन है वो सिलसिला रात लेकिन हर बार की तरह इमरान खान इस बार भी भोले बन चुके हैं। हम कुछ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आलमी मालियाती इदारे IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, जहां पर एक बार फिर इजलास कैलेंडर जारी किया गया है, लेकिन पाकिस्तान को उसमें शामिल नहीं किया गया। और खुशखबरी, अब पता नहीं इसको खुशखबरी कहा जाए या बुरी खबर कहा जाए, क्योंकि कर्जा जब मिलता है, जब कौम मजीद मकरूज होती है, उसे भी क्रेडिट गर्दाना जाता है और मुबारकबादी दी जाती है, जी हमें अगली किस्त मिल गई है, और ये सोचे बगैर कि वो आपकी मेरी और एक आम पाकिस्तानी की जेबों से ही उसका जो कर्ज है, उसका जो सूद है वो दिया जाएगा, और बिजली के बिलों की सूरत में, पेट्रोल की कीमतों के इजाफे की सूरत में और महंगाई की सूरत में हमें वो चुकाना पड़ेगा। लेकिन अब एक मसला ये हो गया कि सर्कल भी तो चलना है, निज़ाम भी तो चलना है, उसके लिए अगली किस्त की ज़रूरत है, लेकिन IMF की तरफ से अभी तक हमें कंसीडर नहीं किया जा रहा। तो IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 18 सितंबर को होगा, जिसमें बोर्ड के साथ में जायजे की मंजूरी दी जाएगी, और इससे कबल भी IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 9 और 13 सितंबर के इजलासों का कैलेंडर जारी हो चुका, जबकि आज 9 सितंबर के इजलास में भूटान का केस तो शामिल है, जबकि 13 सितंबर के इजलास में नॉर्वे का केस शामिल किया गया है। हाँ जी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 12 जुलाई को हुआ था, मगर ज़राए का ये बताना है कि पाकिस्तान को ताहाल $2 अरब बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने में मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से शायद हमें इसका हिस्सा कैलेंडर का जो जारी किया जा रहा है उसका हिस्सा नहीं बनाया गया। तो हम अपने मेहमान को शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर अकान हसन नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना हैं आप। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, इस सारी सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे? इसको खुशखबरी माने हम तसव्वुर करें, या फिर ये कोई बैड न्यूज़ है कि हमें इसका हिस्सा ही नहीं बनाया गया?
अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान को आईएमएफ के बगैर चलाना जो है वो एक प्रूडेंट पॉलिसी मेकिंग इसलिए नहीं है। आपके पास 9.3 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं। ठीक आपने है। 26 अरब डॉलर की तकरीबन इस साल में, जो कि शुरू हुआ 1 जुलाई को और ख़त्म होगा 30 जून को, यानी कि जो मालियाती साल है, इसमें पेमेंट्स करनी है। आप मुझे खुद ही बताइए कि आप ये पेमेंट्स कैसे करेंगे। सो आपको आईएमएफ यानी कि डॉक्टर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के पास जाना पड़ा। ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि ऐसी सिचुएशन है, बट क्रिटिकल यही है कि पाकिस्तान आईएमएफ की इंगेजमेंट जो है वो सीमेंट हो एट द बोर्ड लेवल। अब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आपने जैसे राइटली कहा कि 12 जुलाई को हो गया था। ये जो डिले है उसकी बड़ी वजह ये है कि जो पाकिस्तान की डेट सस्टेनेबिलिटी है उसका एक जायज़ा लिया जा रहा है। यही 26 अरब डॉलर की पेमेंट को एसरटेन किया जा रहा है, और उसमें 12 अरब डॉलर जो कि रोल ओवर है, जिसमें चाइना है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है। चाइना का 4, यूएई का 3 और सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा जो इसमें पार्टनर है वो 5 अरब डॉलर है। उसके रोल ओवर की एक कमिटमेंट और एक एक्स्ट्रा 2 अरब डॉलर जो है नए, जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के वक्त शायद ख्याल था कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अब ज़रूरत पड़ रही है। और फिर कुछ 3 अरब डॉलर के करीब मेरा ख्याल है बातचीत हो रही है कि अगले 2 सालों में भी एक्स्ट्रा जो है वो करना पड़ेगा और उसकी कमिटमेंट्स लेनी पड़ेंगी। बात यह है कि पाकिस्तान का डेट अगर आईएमएफ के लिहाज से सस्टेनेबल था आज से 6 माह पहले, जब एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट चल रहा था, तो आज तो इंडिकेटर्स उससे बहुत बेहतर हैं। मैक्रो इंडिकेटर्स बेहतर हैं, डेट सस्टेनेबिलिटी के भी कुछ इंडिकेटर्स हल्के से बेहतर हुए हैं। कहने का मकसद ये है कि आई थिंक आईएमएफ को भी थोड़ा सा इस पे इस तरह से नजर डालनी चाहिए कि ये कमिटमेंट्स तो आएंगी ही। तो इसके खान साहब, जिस तरह आप कह रहे है। हैं कि इंडिकेशंस तो बेहतर हुई हैं, और महंगाई की अगर बात की जाए वो भी सिंगल डिजिट में आई है 3 साल में पहली बार, तो मसला कहाँ पे आ रहा है? क्या हम दलदल में मज़ीद फंसते चले जा रहे हैं और आईएमएफ हमें मज़ीद दबाव का शिकार करना चाह रहा है? और जो हमारी डायरेक्शन, आपको लग रहा है कि हम कुछ सालों के बाद आईएमएफ के चुंगल से निकल भी पाएंगे या इसमें मज़ीद फंसते चले जाएंगे? तो आपने 3 बहुत ही अहम ऐसे सवाल किए हैं जुनेद कि वी वुड हैव टू डू अ होल प्रोग्राम अगर मुझे वाकई इनके जवाब देने हो। बट लेट मी ट्राई अटेम्प्ट। पहला सवाल आपका ये है कि मसला कहाँ पे आ रहा है। मसला सबसे बड़ा ये है कि आईएमएफ को डील करने की सलाहियत बहुत सी अथॉरिटीज़ में ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं होती। आई थिंक पाकिस्तान इज़ ऑल्सो अ केस इन पॉइंट। पाकिस्तान ने अपनी 77 साल हिस्ट्री में जुनेद, 77 साल हिस्ट्री में जुनेद एक प्रोग्राम एक्सटेंडेड कंप्लीट किया है जो 13-16 का है। और ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि मैंने एंकर किया था पाकिस्तान के लिए वो प्रोग्राम, और मुझे मालूम है कि ये सलाहियत टू डील विद 10-11 PhDs जो कि वहाँ से आते हैं और अपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, डोमेन नॉलेज समझते हैं, शायद अथॉरिटीज़ की साइड पे वर्ल्ड ओवर नहीं होती। वही पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा मसला यही है, वरना आप बहुत इजीली चीज़ों को कन्विंस भी कर सकते हैं, मॉडल भी कर सकते हैं, फ्रेमवर्क भी दिखा सकते हैं। मैं आज भी पाकिस्तान से हमेशा कहता हूँ, बाकी अथॉरिटी से भी कहता हूँ, जब श्रीलंका डील करा था मेरी यही पोजीशन है हमेशा कि आप अपनी स्ट्रेंथ बनाएं टू डील विद द आईएमएफ, टू रन द आईएमएफ प्रोग्राम। नंबर 1 ये मसला है। नंबर 2 ये मसला है कि ऑफ कोर्स थोड़ा सा फ्रेंडली कंट्रीज़ को भी पाकिस्तान को जो कमिटमेंट्स हैं वो बैक एंड फोर्थ हो रहा है। आप चाइना को कह रहे हैं ये कर दें, साथ ही चाइना को कह रहे हैं कि 4 अरब डॉलर रोल ओवर कर दें, और जो हमारा आईपीपी का डेट है उसको भी संभाल लें, हमें नया डेट भी दे दें, ML1 भी बना दें। अब you're negotiating and you're deliberating a number of things, so कहीं ना कहीं डिलेज हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब ये कब तक चलता रहेगा? क्योंकि हम एक तरफ से कर्ज लेते हैं, दूसरी शराइत और दूसरा कर्ज पूरा करने के लिए या उतारने के लिए, और जैसे मैं और जुनेद पहले बात भी कर रहे थे कि आने वाले हमारे बच्चे भी मकरूज हैं। ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा? क्या हम इस कर्ज से कभी छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्योंकि ऑडियंस भी ये जानना चाहते होंगे। ईशाल, यही जुनेद के बाकी 2 सवाल थे कि क्या ये आईएमएफ का आखिरी प्रोग्राम होगा और क्या हम इस चुंगल से, उन्होंने वर्ड यूज़ किया, निकल जाएंगे आप भी। सो हियर्स द रियल आंसर। देखिए, आईएमएफ या कोई भी बाहर का अदारा या बाहर के कंसल्टेंट आपके मुल्क को कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क नहीं दे सकते। आपने 20-25 साल ये करके देख लिया है ना, इतने प्रोग्राम एफबीआर में आए, इतने प्रोग्राम एनर्जी सेक्टर में आए, 2 इस वक्त सबसे क्रिटिकल सेक्टर बने हुए हैं। So I think most important part here is कि हम ये रियलाइज़ करें कि पाकिस्तान की जो तंजीम नौ है उसके डॉक्टर हमें लोकल यूज़ करके वो तंजीम नौ एनर्जी की, एफबीआर और एक्सपेंडिचर की
और ग्रोथ को लेकर आगे जाने की, पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत ठीक करने की। अभी मैंने आपके सामने बड़े बड़े काम रखे हैं, बहुत फंडामेंटल काम रखे हैं। अगर आपने कभी भी ये काम कर लिए, जिसका मतलब है आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई, आपका जो खसारा है, जो कमाते हैं, जो खर्च करते हैं, वो मैनेजेबल हो गया, और आपका बैरूनी खसारा भी संभल गया। लेकिन खान साहब, ये सारी चीज़ें जिनकी आप इंडिकेशन कर रहे हैं, ये तो बहुत ज़रूरी हैं। क्या हमें इसके साथ साथ अपनी निगोसिएशन भी बेहतर करनी होगी? IMF के साथ अपनी डीलिंग को पहले से बेहतर करना होगा, मौसर करना होगा, ताकि हमें कम से कम कैलेंडर्स में तो शामिल किया जाए, जब तक हमें उनकी ज़रूरत है। So Junaid, you know, I have written many papers on IMF, और मैंने हर परिचय में एक चीज़ लिखी है, IMF is a matter of good negotiation. इसमें कोई शक नहीं है। आपने बहुत ही खूबसूरत बात सामने रखी है। IMF से निगोशिएट आउट करें, IMF को कन्विंस करें, और कन्विंस क्वालिटी गुफ्तगू से नहीं, कन्विंस नंबर से करें। मैं बार बार समझाता हूँ कि IMF एक नंबर बेस्ड, मॉडल बेस्ड, फ्रेमवर्क बेस्ड एनालिसिस करता है। पहले उस एनालिसिस में तो उनको कन्विंस करें कि जो बैरूनी खसारा है, मैं अब आज भी समझता हूँ कि जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है, उस पर जब बात हुई होगी तो हमने जो पिच किया होगा और उन्होंने जो पिच किया होगा, उसमें $2 अरब का हो सकता है फ़र्क हो, और ये वही $2 अरब है हमें ज़्यादा मांगने पड़ रहे हैं। ये 2023 की स्टोरी फिर रिपीट हो रही है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आई एम जस्ट कंजेक्चरिंग कि ऐसा हुआ होगा। पाकिस्तान को अपनी साइड की टीम, एक प्रोफेशनल टीम बिल्ड करनी है, क्योंकि नहीं आप कंप्लीट कर पाते प्रोग्राम, बिकॉज जो जुनेद कह रहे हैं, निगोशिएट करने के सारे जो फंडामेंटल्स हैं आपको अपने साथ रखने हैं। एनर्जी की एक टीम, FBR की टीम, एक्सपेंडिचर की टीम, स्ट्रक्चरल की टीम, प्राइवेटाइजेशन की टीम, और एक कोई पूरी टीम को कोऑर्डिनेट कर रहा हो और देख रहा हो कि किस तरह, किस पे मैं ऑफर कर सकता हूं कोई चीज निगोशिएशन में, और किस पे मैं मनवा सकता हूं वो चीज जो मैं नहीं करना चाहता। अगर मैं दूध पे टैक्स नहीं लगाना चाहता तो व्हाट इज माय ऑफर। अगर मैं एक्सपेंडिचर कट कर रहा हूं तो वो एक्सपेंडिचर का यूज, व्हाट इज माय ऑफर। दीज आर द काइंड ऑफ निगोशिएशंस। मुझे तो मालूम है कि $12 अरब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से हमें रोल ओवर कराने की गारंटी देनी है। सो आज 2 माह तकरीबन हो जाएंगे, उसकी डिले होनी ही नहीं चाहिए थी, और वो गारंटीज पहले ले लेनी चाहिए थी, बिकॉज आपको मालूम है। बट दैट इज वेयर वी स्टैंड। द गुड पार्ट इज कि हमने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लिया है। इसको अमली जामा पहनाने में श्रीलंका को, बिकॉज आई नो व्हाट वाज गोइंग ऑन, 6 माह लगे थे। पाकिस्तान को इतने नहीं लगने चाहिए। आई थिंक सितंबर इज नाउ लुकिंग probably difficult, because एक लेटर ऑफ इंटेंट हमने साइन करना है, भेजना है, बोर्ड सर्कुलेशन होनी है। दिस इज गोइंग टू गो टू अक्टूबर, बट अक्टूबर नवंबर आर द लास्ट डेज जब ये कर लेना चाहिए, वरना तो डॉक्टर साहब, एक पहले एतराज़ भी आया IMF की जानिब से कि सब्सिडीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट की जानिब से दी जा रही हैं वो नहीं दी जानी चाहिए, उसके ऊपर एतराज़ भी आया। क्या समझते हैं कि अब नेगोशिएशन हुई होगी या IMF को समझा पाएगी गवर्नमेंट कि ये कितना ज़रूरी है सब्सिडी दिया जाना, या फिर आवाम को रिलीफ दिया जाना? बिल की कीमतें, जिस तरह से बिजली के बिलों पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए हैं, क्या समझा पाएंगे और ये रिलीफ मिल पाएगा आवाम को? So ईशाल, बात ये है कि when you're in a fund program, again if you have smart people on your end, तो आप ये कह सकते हैं कि सब्सिडी एक तो देने से पहले IMF से निगोशिएट आउट कर लें। जब मैं करता था प्रोग्राम तो कई दफ़ा मुझे बैकडोर निगोशिएट करना पड़ता था, जिसका मतलब क्या है कि मैं ऑन द साइड लाइन्स, नॉट ऑफिशियली, ये गुफ्तगू कर लूँ, मतलब फ़ोन उठाऊँ और बात कर लूँ कि ये मैं करना चाहता हूँ, व्हाट इज़ योर सेंस ऑफ दिस। तो अगर मैं सेंस ले लूँगा तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा वेयर दे स्टैंड। दूसरी बात यह है कि उसको अमली जामा पहनाने से पहले IMF से एग्रीमेंट कर लें। तीसरी बात यह है कि जनरल सब्सिडी रजीम ख़त्म होनी है। बिलों पे आपने सब्सिडी देनी ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर ईशाल वल्नरेबल सेगमेंट में हैं तो मेरे उस डेटे में होंगी जो मैंने इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बनाया है 10 मिलियन हाउस होल्ड का, तो मैं ईशाल के घर महाना या क्वार्टरली जो पैसे जाते हैं वो पहुंचा दूंगा, एक्स्ट्रा भी बिजली के। अब अगर ये मैं करूंगा तो IMF विल बी ओके, बिकॉज IMF क्या दुनिया कहती है, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पाकिस्तान का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसमें उन्हीं लोगों को पैसे पहुंचते हैं, डायरेक्ट सब्सिडी रजीम है, इकोनॉमिक्स के मयार पे पूरा उतरता है।
सो ये सारे काम कर लेने चाहिए। आगे की सब्सिडी इसी पे डिपेंडेंट है फॉर द टाइम बीइंग। अब विशाल इसने जिक्र किया, सो गिव मी 2 मिनट्स। एक और चीज़ जो खड़ी हो गई है वो ये है कि ये सब्सिडी तो ऑब्वियसली सितंबर के बाद नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे, फेडरल की सब्सिडी भी नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। देनी है तो आपको इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को या ईशाल या जो भी वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं उसके घर पे ये सब्सिडी पहुंचानी पड़ेगी। एक तो ये बात क्लियर कर लें। दूसरी बात, एफपीआर का एक शॉर्टफॉल है 100 अरब का। Here's my very very sincere advice. सितंबर में 1200 अरब चाहिए टू मेक द क्वार्टरली टारगेट। दैट टारगेट मस्ट बी मेड। इट कैन बी मिस्ड बाय 40 बिलियन रुपीस, बट इट कांट बी मिस्ड कि ये 100 अरब में और 100 ऐड हो जाए। उसमें बहुत से तरीके और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद होते हैं। ऑफ कोर्स एफपीआर के पास, दे आर स्मार्ट पीपल, दे हैव डन दिस फॉर एजेस, दहाइयों से वही लोग वही यही काम कर रहे हैं। उनको कहें कि इस टारगेट को पूरा करें। टारगेट्स को पूरा करना होगा। डॉक्टर खाकान हसन नजीफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और बात फिर वही है कि जब आप अपने अखराजात को बढ़ाएंगे और आपका जो तर्ज हुकूमत है, ज़िंदगी है, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली IMF भी नहीं देखेगा, जो कि हमें महसूस होती है, एक आम पाकिस्तानी को महसूस होती है कि हुकूमत ने अपने अखराजात में, चाहे वो तरक्याती फ़ंड की मद में हो या प्रोटोकॉल की मद में हो या सिक्योरिटी की मद में हो या दीगर जो अखराजात हैं, उसमें आप कमी नहीं करेंगे तो फिर उन चीज़ों पर, उन सब्सिडीज़ पे IMF को यकीनी तौर पर एतराज़ होगा, उन सब्सिडीज़ पे जो कि आप आवाम के रिलीफ के लिए जो टेम्प्रेरी रिलीफ जो है वो भी IMF को समझ नहीं आ रहा ना। वो टेम्प्रेरी रिलीफ नहीं मानते। वो कहते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग दी जाए और इस तरह के प्लान्स दिए जाएं जो कि आवाम को दूरस नताइज जो है जिसके सामने आ सकें। बहरहाल हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में मईशत जब कुछ संभलेगी और हम कर्ज जो लेते हैं उससे भी थोड़ा सा छुटकारा हमें मिल पाएगा। हमारा खजाना, पाकिस्तान का खजाना तो खाली है, लेकिन बिल गेट्स का खजाना आप जानते हैं कि वो लबालब भरा हुआ है। और अगर बिल गेट्स नाज़रीन रोज़ाना $10 लाख खर्च करें तो उन्हें पूरी दौड़ खर्च करने में कितना वक्त लगेगा, ज़रा ये भी बता देते हैं। जी बिल्कुल बताना ज़रूरी है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स रोज़ाना इतना कमा लेते हैं जितना बेशतर अफराद ज़िंदगी भर कमाने से भी कासिर रहते हैं। उन्होंने अब तक अपनी लगभग 27% डॉलर जो है फलाही कामों के लिए अतिया कर दी है, मगर अब भी उनके बैंक अकाउंट्स की अगर बात की जाए ना तो अरबों डॉलर्स मौजूद हैं। जी हाँ, और मेरे ख्याल में वो जो फार्मूला है ना, जो हमारा दीन, हमारा मजहब कि आप एक हाथ से दें और दूसरे हाथ से लें, देते हैं, तो ये अल्लाह ताला का वादा है कि वो उससे 10 गुना ज़्यादा आपको देता है। तो ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। तो इसका अगर आप मुसलमान हैं या नहीं हैं, अगर आप वो सारे फार्मूले अपनी ज़ात पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका रिटर्न आपको वही मिलेगा जो अल्लाह ताला का निज़ाम है। तो ब्लूमबर्ग के मुताबिक नाज़रीन, बिल गेट्स इस वक्त 159 अरब डॉलर्स के मालिक हैं। और अब ये फ़र्क क्यों है ये तो मालूम नहीं, मगर ये वाज़ेह है कि दुनिया के अमीर तरीन अफराद में से एक हैं जो मुतादिद जायदादों, गाड़ियों और एक तैयारे के मालिक भी हैं। तो वैसे इनके पास हर तरह की सहूलियात और आसाइश तो मौजूद है, मगर कहा जाता है कि वो काफ़ी किफ़ायतशारी से अपनी दौलत खर्च करते हैं और वो जो कुछ भी ख़रीदते हैं वो या तो सरमायाकारी होती है या उनकी ज़रूरत। जैसे इस वक्त अमेरिका में सबसे ज़्यादा ज़र ज़मीनें बिल गेट्स की मलकियत ही हैं, और अगर फोर्ब्स की फहरिस्त को दुरुस्त माना जाए तो इस वक्त 137 अरब डॉलर्स के मालिक हैं। और अगर वो रोज़ाना $10 लाख खर्च करना शुरू कर दें तो उनकी दौलत ख़त्म होने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो इनकी दौलत में मज़ीद इजाफा ना हो और बस वो रोज़ाना $10 लाख खर्च करने लगें तो उनके बैंक अकाउंट्स खाली होने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। बिल्कुल जी, और हम यही कह रहे हैं कि वो किफ़ायत शार भी हैं, ये भी एक अच्छी बात है। हमारा दीन भी हमें यही कहता है कि आप अपने मज़हब पर चलते हुए आप अपनी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामलात जो है वो बेहतर और ऐसे तरीके से चला सकते हैं अगर आप किफ़ायत शार हैं। अभी बहुत कुछ है जो आप तक पहुँचाना है, बहुत सी अहम इश्यूज़ पे बात होगी एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और आपको बताएं कि इससे पहले हमने ये बात बताई थी कि लंदन में कुछ इस तरह के वाक़यात हुए हैं। अमेरिका में हुआ था कि जो तारकीन वतन हैं उनकी तादाद कम की जा रही है, उनके लिए पॉलिसी सख्त की जा रही है, उन्हें वीज़े इशू नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन अब जो है वो सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ हो रही है। अब हम देख रहे हैं कि दीगर ममालिक भी इसकी जद में आ रहे हैं, वो भी इस पे हम डिटेल में लोगों तक ना सिर्फ आरा पहुंचाएंगे, मसला आखिर है क्या ये भी पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं उन मासूम जानवरों की जिनकी हालत ज़ार बहुत ही ख़राब हो चुकी है। और अगर बच्चों की बात की जाए तो उनकी एंटरटेनमेंट का एक जो वाहिद ज़रिया है वो जानवर है, वो ज़ू के अंदर जाना, वो खेलना कूदना, और उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि जी हमारे बचपन में भी यही था। बिल्कुल
लाहौर के ज़ू के हालात तो बहुत बेहतर हो चुके हैं, यहाँ तो सफारी पार्क में भी काफ़ी बेहतरी लाई गई है, लेकिन कराची की जो हालत ज़ार है वो दिन ब दिन डगरगूं होती जा रही है ज़ू की। और कुछ रोज़ पहले जो लोगों की, बच्चों की बहुत ही प्यारी हथनी थी नूरजहाँ, 17 साल की उम्र में हलाक हो गई थी, तन्हाई का शिकार भी हुई है एक हथनी, जिसे बाहर भेजना पड़ा। और अब नाज़रीन ये है सूरत हाल के एडमिनिस्ट्रेटर सैफुर रहमान साहब के मुताबिक नूरजहाँ ने सनीचर की सुबह तकरीबन 10 बजे आखिरी सांसें ली और नूरजहाँ अरसा दराज से अलील थी। और ये जो वाक़या पेश आया था इसके बाद बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी और ये यकीन दहानियाँ हुई थी हुकूमती सतह पे कि जी हालात को बेहतर किया जाएगा। बंगाल टाइगर जो है वो एक हफ्ता पहले मादा बंगाल टाइगर की मौत हुई है और कहा यह जा रहा है कि ना तो उन्हें सही तरह खुराक दी जाती है, ना उनकी देखभाल की जाती है, ना उन्हें अद्वियात दी जाती हैं। और अब ये सवाल हम हुकूमत के सामने रखना चाहते हैं कि क्या अब इसका मसला का जो हल है वो यही है कि ज़ू को बंद कर दिया जाए, ताले लगा दिए जाएँ, बच्चों की और शहरियों की जो एंटरटेनमेंट का ज़रिया है वो उसको ऊपर बिल्कुल ही नज़र सानी या यकीन दहानियाँ या वादों से तो मेरे ख्याल में काम नहीं चलने वाला। और ये यकीनी तौर पे जो जानवर हैं उनके साथ भी ज़्यादती है कि आप उनको कोई पुरसाने हाल ना हो, उनकी देखभाल ना की जाए, या तो वो तन्हाई का शिकार हो जाते हैं या फिर इस तरह से बिलक बिलक के उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है। नायाब जानवर हैं, बड़े महंगे दामों मुख्तलिफ ममालिक से मंगवाए जाते हैं और फिर उनको इस तरह से ज़बो खाली का शिकार कर दिया जाता है। और जिस तरह से जुनैद कह रहे हैं कि उन्हें खाने पीने की अशिया भी फ्राहम नहीं की जाती हैं, उनकी प्रॉपर देखभाल नहीं होती है, जिसके बाद वो मर जाते हैं और हमें एक नुकसान तो बर्दाश्त करना पड़ता है। हमारे बच्चे जो हैं उनके साथ बड़े अटैच हो चुके होते हैं, हमारे बच्चे एंटरटेनमेंट का एक ज़रिया समझते हैं इन जानवरों को, तो वो उनके साथ इतने अटैच हो चुके होते हैं कि वो बहुत दुख में आ जाते हैं जब इस तरह का कोई जानवर जो नायाब जानवर है वो मर जाता है। हमने देखा कि लाहौर ज़ू में भी हथनी जो है वो बड़ी मोहब्बत रखते थे बच्चे उससे, जब वो मरी तो उसके बाद भी इसी तरह की सूरत हाल हमने और मेरे ख्याल में ये वही हाल हो रहा है जो कराची का हाल हो रहा है, जो उसे लावारिस छोड़ दिया गया है। सड़कों पे गड्ढे हैं, बिजली और पानी ना होने की वजह से लोग सरापा एहतजाज हैं और बिला तफरीक ये नहीं कि पोश इलाकों में हालात बेहतर हो, ओवरऑल हर जगह पे एक हालात है, वही हालात हम ज़ू के अंदर भी देख रहे हैं। तो अरबाब इख्तियार को होश के नाखून लेने चाहिए और कम से कम इंसानों की अगर आप देखभाल नहीं कर सकते, उनका कोई जानवरों की कर लें तो जानवरों का ख्याल कर लें, मासूम जानवरों का, जो कि अपना दर्द बता भी नहीं सकते। अब आते हैं उस इशू की तरफ इशाल जिसका आप जिक्र कर रही थी। हमने देखा कि ब्रेक्जिट के बाद जो यूके है वहाँ पे यूरोपीय यूनियन के जो आने वाले शहरी थे उनको एतराज़ था कि जी हमें उसका हिस्सा होना चाहिए, उस पर लेदे हुई और हुकूमती भी हमने देखा कि इस मामले को लेकर तब्दीली उस वहाँ पे रूनुमा हुई। फिर यूएस के अंदर यानी कि अमेरिका के अंदर भी ये आवाज़ उठना शुरू हो गई कि जी जो गैर मुल्की हैं या जो रिफ्यूजीज़ हैं उनकी तरफ से एक बड़ा हिस्सा नौकरियों की मद में और वसाइल की मद में इस्तेमाल किया जाता है। और अब कुछ अर्सा पहले तक वो कनाडा जहाँ पे वेलकम किया जाता था तारकीन वतन को और ये कोशिश की जाती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा ओवरसीज़ को मौके दिए जाएं, नौकरियों के हवाले से, आबादकारी के हवाले से, वहाँ पे ज़राअत को बढ़ावा दिया जाए। अब वहाँ पे एक बड़ा चेंज ओवर और शिफ्ट देखने में आया पॉलिसी के अंदर, और वो ये कि मकामी लोगों को ये बड़ा शिद्दत से एतराज़ था कि जो हमारी नौकरियाँ इस पर बड़ा हिस्सा दीगर जो माइग्रेट करने वाले लोग हैं उनका और नए स्टूडेंट्स का इजारादारी होती जा रही है। तो अब एक बड़ी तब्दीली वहाँ पर भी देखी जा रही है। बिल्कुल, इस पॉलिसी के नतीजे में तारकीन वतन पर कनाडा के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। अब उन्हें वीज़े भी इशू करने में मुश्किलात का सामना है, उनकी दरख्वास्तों पर वीज़ा देने से गुरेज किया जा रहा है और जिनके पास वीज़ा मौजूद है उनमें से भी बाज़ अफराद को मुल्क में दाखिल होने से रोका जा रहा है। और ये हुआ है जुलाई में तकरीबन 5853 गैर मुल्कियों को वीज़ा देने से मुआज़त कर ली गई थी और इसी तरह बहुत सारी तादाद जो है वो बहुत सारे ममालिक से जो स्टूडेंट्स भी जा रहे थे। लास्ट वीक भी बात कर रहे थे 70,000 से ज़ायद अफेक्ट होने वाले वो तलबा हैं जिसमें बड़ी तादाद एशियन तलबा की है। सरापा एहतजाज है, उनका मुस्तकबिल भी दाव पर लग चुका है क्योंकि उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ था कि जो उन्हें पढ़ाई करने के बाद अपनी डिग्रीज मुकम्मल करने के बाद नौकरियों के मौके दिए जाएंगे। तो अब उनका ये कहना है कि आप अपनी डिग्री मुकम्मल कीजिए, रेवेन्यू आप हमारा बढ़ाने में किरदार अदा करें, लेकिन आपके लिए कोई नौकरी नहीं है, अपने अपने मुल्कों को आप वापस रवाना हो जाएं। वैसे भी सिखों के लिए बड़ी मुश्किलात जो है वो पैदा की जाती हैं और उनकी तरफ से काफ़ी एहतजाज भी किया जाता है। दानिश हसन मलिक साहब कनाडा से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये इतना बड़ा जो तब्दीली है कैनेडियन पॉलिसी के अंदर, कुछ अर्सा पहले कनाडा वेलकम कर रहा था स्टूडेंट्स को भी, ओवरसीज़ को भी, और कि वहाँ पे आए, आबादकारी में मुख्तलिफ शोबों में नौकरियों में इजाफे का बायस बने,
कनाडा को आबाद करने में मामनत उनको की जाए, उनको वेलकम किया जा रहा था। तो ये जो चेंज ओवर है, आपको लगता है कि देरपा होगा और जो तलबा का, जिन गैर मुल्कियों का जो मुस्तकबिल दाव पर लग गया है, अब किस तरह से इस मामले का हल आप होता देख रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो कनाडा जो चलता है वो इमिग्रेशन बेस्ड सिस्टम पर चलता है, पॉइंट बेस्ड सिस्टम पर चलता है, जिसमें आपके पास IRCC जो इदारा है, जिसको बोलते हैं इमिग्रेशन रेफ्यूजी सिटीजनशिप कनाडा, ये जो इदारा है ये एक आपकी असेसमेंट करता है। असेसमेंट करने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि आप फेडरल स्किल्ड वर्कर में जाते हैं, आप जो है वो एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम में जाते हैं, या आप किसी भी LMIA या वर्क परमिट प्रोग्राम में फिट होकर कैनेडियन इमिग्रेशन को हासिल कर सकते हैं। हुआ ये कि जब कोविड आया, जब कोविड ने हिट किया, तो जब कोविड हिट किया तो उस दौरान कनाडा ने ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को, अपनी कमी पूरी करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को परमानेंट रेजिडेंसीज दे दी। जो लोग कनाडा में परमानेंट रेजिडेंस ले लेते हैं, वो अगले 3 साल में आफ्टर देयर परमानेंट रेजिडेंसी दे बिकम द सिटीजन ऑफ कनाडा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे रेज हुआ कि जो कैनेडियन सिटीजन्स बाय देमसेल्फ थे, who were already the Canadian citizens or permanent residents, उन्होंने कोविड में जॉब्स करना छोड़ दी और घर बैठ गए। उससे क्या हुआ कि जो जॉब मार्केट थी उसमें एक बहुत बड़ा गैप आ गया। आपको यहाँ पे वर्कर्स और क्या कहते हैं एम्प्लॉयज जो थे वो मिलना बिल्कुल मुश्किल या नामुमकिन हो गए थे। ऐसे इन हालात में कैनेडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा दिया जाए, और स्टूडेंट्स को जो मेन जो उन्होंने एक प्रिविलेज दिया वो ये था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो मोर देन 40 आवर्स या फुल टाइम जो है वो काम कर सकते हैं जब उनके कॉलेजेस ऑफ होंगे। उस सिनेरियो में स्टूडेंट्स ने जब ज्यादा काम शुरू किया तो पैसे ज्यादा आना शुरू हुए। जब पैसे ज्यादा आते हैं तो इंसान को बुरे नहीं लगते, तो उन्हें जो है वो ज्यादा उसकी जो है वो आस उम्मीद जो है वो पैदा होगी, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज में जाना छोड़ दिया, कॉलेजेस में जाना छोड़ दिया। उन्होंने कहा भाई फुल टाइम वर्क परमिट्स मिल रहे हैं तो हम काम ही कर लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। इतना जो पैसा लगा लगू के यहाँ तक आए हैं उस पैसे के अगेंस्ट हम काम कर लेते हैं ताकि वो हम कमाएं, वापस भेजें, अपने एक्सपेंसेस को पूरा करें। ठीक है। उस चक्कर में जो स्टूडेंट्स अब यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस नहीं गए और अगर उन्होंने अपना एक भी सेमेस्टर मिस किया है, स्किप किया है या फेल कर दिया है, वो ऑटोमेटिकली कैनेडियन सिस्टम के मुताबिक एलिजिबल ही नहीं है कि वो परमानेंट रेजिडेंसी या कैनेडियन सिटीजनशिप जो लीडिंग टू कैनेडियन सिटीजनशिप होती है वो अप्लाई कर सकें। तो उन स्टूडेंट्स को वापस भेजा गया है, उन स्टूडेंट्स को दाखिले पर उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है अभी? हाँ जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा तो उन स्टूडेंट्स को टारगेट किया गया है और उन्हें बता दिया गया है कि जी आपके वर्क परमिट्स जो हैं वो रिन्यू नहीं होंगे। देखिए जब आप कनाडा में पढ़ने के लिए आते हैं, अगर आप 1 साल की डिग्री पर आते हैं तो आपको 1 साल की डिग्री मुकम्मल करने पर 1 साल का कनाडा आपको वर्क परमिट देता है, जो पूरे कनाडा में किसी भी सेक्टर में अपनी नॉक के मुताबिक आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 2 साल की स्टडी करने आते हैं तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। अब जो बच्चे अपना जो है वो स्टडी गैप क्रिएट कर लेते हैं या ग्रेड्स नहीं लेते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली एग्जेम्प्ट हो जाते हैं कि उनको आगे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिले, या वो खुद को इनएलिजिबल कर लेते हैं कि वो परमानेंट रेजिडेंस पाथवे की तरफ जाएं। दूसरी चीज ये कि वो लोग जो सारे कोविड में घर बैठे थे, कैनेडियन गवर्नमेंट उनको एक बड़ी रीजनेबल और हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी दे रही थी कि वो घर बैठे और अपना और अपनी फैमिली की टेक केयर करें। उस सूरत में अब जब 2 साल गुजर गए, कोविड की सारी रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट अप हो गई, हर चीज जगह पर आना शुरू हो गई, लाइफ इज बैक टू नॉर्मल, तो वो लोग जो है वो जॉब्स के लिए निकले। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब बातें बहुत सी, आपसे सवाल भी बहुत से करना चाह रहे थे लेकिन वक्त की कमी है। आपको हम दोबारा भी ज़हमत देंगे इस मामले पर रहनुमाई के लिए। डॉक्टर दानिश हसन हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। आखिर ये आफ्टर कोविड जो आफ्टर शॉक्स हैं वो अभी तक जारी है। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। आपको कहेंगे गुड मॉर्निंग एक बार फिर से। और बात हो रही थी ब्रेक से पहले जानवरों की हालत ज़ार की, और इसी जो उनको कोई ओन नहीं कर रहा और उन्हें कोई पुरसान हाल नहीं मिल रहा, इसी वजह से पिछले साल हमने नूरजहां हथनी को देखा, उसकी हलाकत, और अभी बंगाल टाइगर, मादा बंगाल टाइगर की हलाकत हुई है। ज़िम्मेदार कौन है? क्यों इन जानवरों की देखभाल की जिम्मेदारी कोई नहीं उठा पा रहा, और हल क्या है, ये जानते हैं। औरंगज़ेब जब्बार हमारे नुमाइंदे कराची में ज़ू के अंदर ही मौजूद हैं। तो औरंगज़ेब जब्बार, एक बार फिर से इंतज़ामिया से, हुकूमत से ये सवाल हो रहा है कि क्या कराची के चिड़ियाघर को बंद ही कर दिया जाए अगर आप उनकी देखभाल नहीं कर सकते? हुआ क्या एग्जैक्टली बंगाल टाइगर के साथ? उसकी हलाकत हुई क्यों?
जी देखिए, अगर बंगाल टाइगर की हलाकत की बात की जाए तो ये कहा जा सकता है कि मुमकिना तौर पर ये मादा बंगाल टाइगर जो कि एक रेयर ब्रीड है, वो जो है वो तन्हाई का शिकार थी। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो इंतज़ामिया की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि जो इस बंगाल टाइगर की एक मुकर्ररा उम्र होती है जो तकरीबन 15 से 20 साल बताई जा रही है, ये गुज़िश्ता हफ्ते मरने वाली बंगाल टाइगर जिसे रिचेल के नाम से इंतज़ामिया ने यहाँ पर रखा हुआ था, उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये अपनी जो हद उम्र है 20 साल की, उससे ज़्यादा भी जो है वो जी चुकी थी। और ये जब गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो मरी है तो उसकी उम्र उस वक्त जो है वो तकरीबन 30 साल थी। इसके बारे में ये बताया गया है कि ये अपने जो है वो नर बंगाल टाइगर के साथ जो है वो यहाँ पर 2009 में लाई गई थी और ये उसके बाद 2016 में जो है इसका जो नर बंगाल टाइगर था जिसका नाम राजू है वो यहाँ पर जो है वो चिड़ियाघर में मर गया था। इसके बाद से ये अकेली जो है वो तन्हाई का शिकार थी, लेकिन उम्र भी जो है वो अपनी पूरी कर अच्छा, चुकी थी। ये तो वो इसकी सारी वजह से चीजें हैं जो कि रिपोर्ट हो रही होंगी। औरंगजेब जब्बार, हालात क्या हैं जानवरों के? चिड़ियाघर के अंदर जब जाते हैं, आपको लग रहा है कि देखभाल मुनासिब हो रही है जानवरों की? और जो लोगों की एंटरटेनमेंट का एक जरिया है बड़ा जू, उसको किसी ने ओन भी किया हुआ है या उसी वही हालात हैं जो पिछले साल हम देख रहे थे? नहीं देखिए, इसको जो है वो केएमसी ओन तो करती है चिड़ियाघर को, लेकिन अगर सूरत हाल की बात करें आप मजबूरी तौर पर तो वो जो है वो कराची गढ़ की जो सूरत हाल है वो जो है वो उसे तसल्ली बख्श किसी सूरत नहीं करार दिया जा सकता, क्योंकि गुज़िश्ता साल भी हमने ये देखा था कि एक हथनी जो है वो बीमारी में मुब्तला होकर हलाक हो गई थी। लेकिन उसके बाद से ये देखा गया कि एक और हथनी जो कि बीमारी का शिकार हुई और फिर उसे जो है वो कराची जू से सफारी पार्क मुंतकिल करने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें भी जो है वो नाकामी रही। अब अगर बात की जाए हालत ज़ार की, तो हालत ज़ार के हवाले से ये देखते चले कि तसल्ली बख्श ना होने की वजह से अभी तक ये देखा जा रहा है कि कई साल गुजर चुके हैं कि जब इंतज़ामिया ने या हुकूमत ने कराची जू के लिए जो है वो कोई नया जानवर ख़रीद कर यहाँ पर जो है वो नहीं रखा। अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता साल एक शेर का जो है वो यहाँ पर इजाफा हुआ था, जो कि शारा फैसल से जो है वो किसी एक शहरी का भाग गया था, उसे जो है वो पकड़ कर अदालत के जरिए यहाँ लाया गया। इसके अलावा कई साल गुजर चुके हैं, तकरीबन एक दिहाई का अर्सा कह लें वो यहाँ पे गुजर चुका है कि कोई नया जानवर चिड़ियाघर में इंतजामिया की तरफ से नहीं लाया गया। जो जानवर पहले तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह भी बताएगा क्या है, क्यों अब तक इसमें इजाफा नहीं किया जा रहा, नए जानवर नहीं लाए जा रहे? क्योंकि बच्चों की बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट ये जानवर और ये जू ही होता है, तो वजह क्या दी गई है इंतजामिया की जानिब से? जी देखिए, इंतज़ामिया से जब इस हवाले से बात की जाती है तो वो जो उन्होंने मुश्किल से मेंटेन की हुई सूरत हाल है उसी को जो है वो अपनी कारकर्दगी बनाकर जो है वो जाहिर करते हैं और ये बताते हैं कि जो यहाँ पे जो है वो तमाम जानवर जो है वो उनके तिब्बी मुआयने होते हैं, उनको खाना देने के लिए। तो ये एग्जैक्टली ये जो मादा बंगाल टाइगर की मौत हुई है औरंगजेब जब्बार, यही हम जानना चाह रहे हैं, क्या इसकी तिब्बी उम्र पूरी हो चुकी थी और ये नेचुरल डेथ है या फिर इसकी देखभाल ना होना और तिब्बी इमदाद ना मिलना मौत की वजह बना? जी देखिए, उम्र अगर इसकी मौत की वजह की बात की जाए तो वो इंतजामिया की तरफ से जो बताया जा रहा है वो यही है। इंतजामिया तो यही कहेगी ना कि जिसकी उम्र पूरी हो गई थी, हमने देखभाल की। मैं औरंगजेब जब्बार आपसे जो एक्चुअल सिचुएशन है वो जानने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, अगर एक्चुअल सूरत हाल बताऊं मैं आपको तो इसकी वजह अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो ये भी हो सकती है कि ये जानवर जो है वो तकरीबन 2016 के बाद से ये मादा जानवर जो है वो तन्हाई का शिकार थी। यहाँ पे ही जो है वो उसका पिंजरा था वो बहुत ज़्यादा छोटा, जिसे जो है वो आज़ादाना वो यहाँ पे नकलो हरकत नहीं कर सकती थी, वहाँ पर रहती थी और जो मौसम की सूरत हाल थी, सख्तियाँ थी मौसम की, वो झेलती थी। तन्हाई का शिकार होने की वजह से जो है वो अक्सर उस जानवर के रवैये में जो है वो मायूसी भी देखी जाती थी, क्योंकि वक्फे वक्फे थे हम भी यहाँ चिड़ियाघर का। तो यही मसला तो औरंगजेब जब्बार नूरजहां हथनी का भी था, वो भी तन्हाई का शिकार थी, फिर उसे सफारी जू भेजा गया लेकिन वो जानवर ना हो सकी। तो इसका मतलब है कि गफलत इंतजामिया की है, वही गलतियां बार बार दोहराई जा रही हैं और जानवरों को एक अजियत से गुजारा जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि इंतज़ामिया की जो है वो गफलत है, क्योंकि अगर मुमकिन है ये रिचेल नामी बंगाल टाइगर की जो मादा मरी है गुज़िश्ता हफ्ते, अगर उसका कोई जोड़ीदार या जो नर शेर उसके साथ अगर रख दिया जाता तो ये मुमकिन था कि ये मरने के बजाय जो है वो अपने आखिरी दिनों में जो है वो कुछ ब्रीड कर जाती और फिर कराची चिड़ियाघर को जो है वो नए। बहुत शुक्रिया औरंगजेब जब्बार हमें बता रहे थे और ये वही गफलत है, ये वही लापरवाही है
और जिसका हमें एक जानवर तन्हाई का शिकार हो रहे हैं और हम लोग बार बार ये कहते हैं कि इंतज़ामिया क़ाबिल गफलत से कब जागेगी और कब एटलीस्ट जानवरों का ख्याल कर लीजिए जो बेज़ुबान हैं और ये बता नहीं सकते कि वो किस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, किस तन्हाई का शिकार हैं। उनको वाफर मिकदार में खुराक मुहैया की जाए, उनको रहने के लिए प्रॉपर जगह दी जाए, उनकी तन्हाई को भी दूर किया जाए, उनके पैर पूरे करके रखे जाएँ जो कि उनकी ज़रूरत भी है। लेकिन बहरहाल ये कराची डायरी से हमने आपके सामने रखा है जो मामलात वहाँ पर चल रहे हैं। हम कुछ पोलियो मुहिम की भी बात करते हैं जो कि मुल्क भर में शुरू हो चुकी है। 9 सितंबर से ये 15 सितंबर तक जारी रहेगी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंसदाद पोलियो मुहिम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया है। बिल्कुल, और इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए कौमी इदारा सेहत के साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ और बिल गेट्स फाउंडेशन और अक़वाम मुत्तहिदा का ताउन हासिल है। जबकि वज़ीर-ए-आज़म के पोलियो के ख़ात्मे के लिए फ़ोकल पर्सन आयशा रज़ा फ़ारूक ने बताया कि ये टीमें हैं जो कि 115 अज़ला में घर घर जाएंगी और 5 साल की उम्र के 3 करोड़ से ज़ायद जो बच्चे हैं जिनकी 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद तादाद बनती है उनको बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। और उन्होंने मुहिम में बलूचिस्तान के 36 अज़ला को भी शामिल किया और रवां साल अब तक 12 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि इतनी ज़ोर शोर की मुहिम हर साल चलाई जाती है लेकिन फिर भी कोई ना कोई केसेस सामने रिपोर्ट होते जाते हैं। और पोलियो एक लाइलाज मर्ज़ तो है ही। इस मर्ज़ से मुतासरा अफराद अपाहिज होकर सिर्फ मोहताजी की ज़िंदगी बसर नहीं करते बल्कि वो अपने ख़ानदान और माशरे पर भी बोझ बन जाते हैं। तो होश के नाखून लेने चाहिए, वालिदैन को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और इस मुहिम का हिस्सा बने, अपने बच्चों को इस मूज़ी मर्ज़ से महफूज रखिए। मुल्तान का रुख कर लेते हैं। जी बिल्कुल, मुल्तान से जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे माज़न यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। माज़न, आप बताइएगा, मुहिम जारी है, क्या वालिदैन कोऑपरेट कर रहे हैं टीमों के साथ? वो जारी है और आज दूसरा रोज है और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन जिला मुल्तान वसीम यूसुफ साहब मौजूद हैं। यूसुफ, ये बताइएगा कितने लाख बच्चों को कतरे पिलाए जा रहे हैं और किस किस तरह से ये जो है मुहिम जो है वो ड्राइव चल रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, आज पोलियो मुहिम का दूसरा रोज़ है और 10 लाख से ज़ायद जो है कम सन बच्चों का टारगेट मुकर्रर किया गया है। इस हवाले से 1600 से ज़ायद जो फील्ड टीमें हैं वो डिप्टी जो कमिश्नर है हमारे वसीम अहमद सिंधु साहब उनकी हिदायत पर तश्कील दी गई है। तमाम वैगन स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अवामी मकामात पर कैंप भी लगा दिए गए हैं और ये हम आपको वादे करते जाएँ कि इस पर जो रियासत पाकिस्तान का पोलियो मुहिम के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। किसी भी किस्म के इनकार या किसी भी वालिदैन की जानब से जो है वो रिफ्यूज़ल के ऊपर सख्त कानूनी एक्शन भी किया जाएगा। जी बिल्कुल, सख्त कानूनी एक्शन भी किया जाएगा और जो सिक्योरिटी टीमें हैं वो भी पोलियो वर्कर्स के साथ होंगी और इस हवाले से भरपूर तौर पे निगरानी रखी जा रही है तमाम पोलियो मुहिम की। 10 लाख से जो जायद बच्चे हैं उनको इस 3 रोज़ा पोलियो मुहिम में जो है वो हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। ठीक है, माज हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। हम रुख कर लेते हैं पेशावर का भी, वहाँ से भी हमारे नुमाइंदे सफ़ीरुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। सफ़ीरुल्लाह, आप बताइएगा, पेशावर में मुहिम ज़ोर शोर से जारी है और किस तरह की सिचुएशन आप देख रहे हैं, हालात साजगार हैं? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के 27 अजला में आज से इंसदाद पोलियो की मुहिम शुरू हो गई है जिसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। ये मुहिम 2 मराइल पर मुश्तमिल है जिसमें से एक मरहला आज से शुरू हुआ है जबकि दूसरा मरहला 23 सितंबर से शुरू होगा। इस मुहिम के दौरान 64 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का टारगेट मुकर्रर किया गया है जिसमें पहले मरहले में 57,50,000 के लगभग बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे जबकि दूसरे मरहले में 6 लाख से ज़ायद बच्चों को ये पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इस मकसद के लिए तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स की 3,500 टीमें भी तश्कील दी गई हैं जिनके लिए 7,175 एरिया इंचार्ज भी मुकर्रर किए गए हैं जो इन टीमों की निगरानी भी कर रहे हैं। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो इन टीमों के लिए सिक्योरिटी के भी खातिर ख्वाह इंतज़ाम किए गए हैं और 4,400 से ज़ायद पुलिस एहलकार इन टीमों के लिए तैनात हैं जो कि मुख्तलिफ जो मराकज़ हैं, जो तिब्बी मराकज़ हैं, वहाँ पर पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं, वहाँ भी तैनात हैं। और इसके अलावा ख़ुसूसी तौर पर जो फील्ड में जो टीमें काम कर रही हैं, जो पोलियो के कतरे पिला रही हैं, उनकी हिफाजत और उनकी सिक्योरिटी के लिए ख़ुसूसी तौर पर पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं जो कि इन टीमों के हमरा होती हैं, जो जगह जगह और घर घर जाकर और डोर टू डोर जाकर बच्चों को जो कतरे जो टीमें पिला रही हैं उनके साथ पुलिस एहलकार भी तैनात होते हैं और वो भी चौकस और चौकन्ना रहते हैं। इस मकसद के लिए जितने भी शहरों के और मुख्तलिफ इलाकों के जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं
उन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वहाँ पर पुलिस टीमें तैनात की गई हैं और जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर सख्त चेकिंग की जा रही है और हर आने जाने वाले पर सख्त निगाह रखी जा रही है। और इस अमर का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है कि ये मुहिम जो इंसदाद पोलियो की जो मुहिम है वो बखैर खूबी अपने अंजाम तक पहुँच सके। तो ये सूरत हाल है कि इन टीमों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के भी खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ ही साथ जितनी टीमें हैं वो अपनी इंतहाई तनदही से जो है तो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं और घर घर जाकर। जी हाँ, सफ़ीरुल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। सफ़ीर आपका बहुत शुक्रिया। रुक कर लेते हैं लाहौर का, वहाँ पे भी मुहिम जारी है। शबीर, कब तक मुकम्मल हो जाएगी, किस तरह है, कितनी मौसर मुहिम चलाई जा रही है लाहौर में? जी, लाहौर समेत पंजाब भर के 15 अजला में पोलियो मुहिम का सिलसिला जारी है। आज दूसरा रोज़ है और पोलियो के जो है घर घर जाकर टीमें जो हैं पोलियो के कतरे बच्चों को पिला रही हैं। फिर इस हवाले से अगर बात की जाए तो लाहौर के में जो है आज दूसरा रोज़ है। कल पहले रोज़ जो है वो लाहौर में कितनी टीमों ने काम किया और इस हवाले से कितना टारगेट है, ये तमाम जो मालूमात है हम जानेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं डॉक्टर ज़ाहिद मुनीर साहब, उनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि आज पोलियो का दूसरा रोज़ है, इस हवाले से कितनी टीमें बनाई गई हैं और कितना टारगेट रखा गया है कि कितने बच्चों को ये कतरे जो हैं वो पिलाए जाएंगे? जी, लाहौर का आज इस कैंपेन का सेकंड डे है जी और लाहौर का टोटल टारगेट 2.2 मिलियन है और लाहौर में इस वक्त जो मोबाइल टीम्स हैं वो 5825 हैं और फिक्स टीम 371 है और रोमिंग टीम जो सी हैं वो 214 हैं जी। हमारा टारगेट है कि हर जो 5 साल से छोटा बच्चा है उनको कतरे पिलाए जाएँ। हमारा स्पेशल फोकस होगा नॉट अवेलेबल चिल्ड्रन, जो स्टिल मिस चिल्ड्रन हैं उनको फोकस किया जाए। इसके अलावा जो बाकी ज़िला से बच्चे आ रहे हैं जो हमारी ट्रांजिट पॉइंट्स पे, स्पेशल ट्रांजिट पॉइंट्स पे, जो रेलवे स्टेशन पे जो टीम्स हमने लगाई हुई हैं उनको एक्टिव किया हुआ है ताकि कोई भी बच्चा जो है ना वो 5 साल से छोटा बच्चा वो पोलियो की वैक्सीन से महरूम ना रह सके। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये जो पोलियो घर घर जाकर पोलियो की टीम कतरे पिलाती हैं उसमें तरीक़ाकार क्या होता है? कैसे पोलियो की जो टीम होती है वो एक घर में जाती है, दरवाज़ा नॉक करती है और क्या उनको बताती है और उसके बाद बच्चे को जब कतरे पिलाए जाते हैं उसका तरीक़ाकार क्या होता है? और उसके साथ साथ उसकी निशानी के लिए क्या आपने चीज़ें रखी हुई कि उसे बच्चे को कतरा पिला दिया गया, दूसरी टीम ना आकर उसको देखने के लिए अगर कोई आके चेक कर रही है तो वो कैसे चेक करती है? जी, हमारी जो मोबाइल टीम्स हैं जी उनके पास एक माइक्रो प्लान है। उन्होंने अपना स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना जी उनकी दिन का उनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट उन्होंने अपना देखा हुआ है। उनको वो स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करते हैं और इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस पूछते हैं कि घर में 5 साल से छोटे बच्चे कितने हैं, कोई मेहमान बच्चा तो नहीं आया, कोई न्यू बॉर्न चाइल्ड तो नहीं है, वो सारा डाटा जो है ना वो लिख लेते हैं। जो बच्चा घर में अवेलेबल नहीं होता उन बच्चों का डाटा भी जो है ना रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा स्पेशल फोकस हमारी टीम्स जो स्कूलों में बच्चे हैं उनके ऊपर कर रही है ताकि मैक्सिमम बच्चे जो है ना वो कवर हो सकें। का कहना है कि तमाम जो पोलियो मुहिम के हवाले से अगर बात की जाए तो जो कतरे हैं वो पिलाने का सिलसिला जारी है और आज दूसरा रोज़ है और इस हवाले से तमाम टीमें जो हैं वो फील्ड में काम कर रही हैं। सुबह 8 भी आती हैं और दोपहर 2 से 2:30 बजे के दरमियान वो घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाती हैं और उसके साथ साथ उसके बाद जो है वो तमाम जो टीमें हैं वो डाटा कंपाइल करती हैं जो शाम के वक्त DC को की मीटिंग के अंदर वो जो तमाम। ठीक है, शुक्रिया शबीर। इस हवाले से आप हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे। आपको बताएं कि 5 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं उनको 2 कतरे पोलियो के ज़रूर पिलाएं ताकि उनकी पूरी ज़िंदगी के लिए उनके लिए आसानी पैदा कर सकें। माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को 2 पोलियो के कतरे पिलाएं और उनकी ज़िंदगी महफूज बनाएं। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। हमने सास बहू के ऊपर प्रोग्राम भी किया था कि सास और बहू के झगड़े जो हैं वो अज़लों से चले आ रहे हैं और इस तरह से चलते रहेंगे, लेकिन अब ये झगड़े ख़त्म करने का वक्त आ चुका है क्योंकि हकीकी ज़िंदगी में फिल्मी हीरोइनें मिसाली सास और बहू बन चुकी हैं और इसमें आलिया भट्ट है, कटरीना कैफ है, करीना कपूर है, ऐश्वर्या राय है। उन्होंने एक अच्छा किरदार अदा किया है सास बहू का और मिसाली हम हीरोइंस को ही ज़ाहिर है हमारे बच्चे, हमारी लड़कियाँ लड़के, हमारी जो एशियन हम कंट्रीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। तो जब उन्हें फॉलो किया जाता है तो उनकी ज़िंदगी हमारे लिए मिसाली ज़िंदगी बन जाती है। जिया बच्चन है इस वक्त हमारे सामने, ऐश्वर्या राय हैं, इनकी भी एक मिसाली सास बहू की ज़िंदगी रही है। ये और बात है कि बाज़ जगहों पे एक तनाव की इख्तिलाफ़ात भी सामने आए हैं क्योंकि काफ़ी सख्त सास पाई गई हैं जिया बच्चन भी, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में फिल्मी हीरोइनें मिसाली सास बहू बन गई हैं। बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर और डिम्पल गर्ल आलिया भट्ट, साबिका मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय या फिर बार्बी डॉल कैटरीना कैफ ने मिसाली बहू बनकर दिखाया और माजी की
हीरोइन जिया बच्चन, शर्मिला टैगोर, नीतू कपूर और बीना कौशल को सास के रूप में सबके दिल जीतते हुए भी देखा गया। और सास बहू के झगड़े कोई नई बात तो है नहीं, जिस तरह से हमने पहले भी बात की थी कि हर घर की कहानी है, झगड़े हर घर में होते हैं, ये सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। जबकि टेलीविज़न ड्रामों से अगर सास बहू के झगड़े निकाल दिए जाएं तो इनमें कोई क्रिस्प या स्पाइस खत्म हो जाएगा ना। हाँ, स्पाइस खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हमने अपने मुआशरे को, अपनी सोसाइटी को बेहतर करना है और एक मिसाली मुआशरा बनाना है तो हमें इस स्पाइस को ख़त्म करना पड़ेगा। ड्रामों के अंदर से भी हमें ये सास बहू के झगड़े ख़त्म करने पड़ेंगे, ताकि जो हमारी यूथ है, हमारी यंग जनरेशन है, वो जो लड़ाई झगड़े, फसादात और जिस तरह की वो हरकतें देखती हैं ड्रामों में, सास बहू के झगड़े जो देखती हैं, उससे बहुत कुछ सीखती हैं, तो वो उससे बच सकें। और हम अगर आइडियलाइज करते हैं अपने हीरोइन को, उनकी लाइफस्टाइल को, तो फिर हमें ये भी अपनाना पड़ेगा कि वो लड़ते झगड़ते नहीं है, बड़ी मोहब्बत और मिसाली सास बहू उस पे भी अमल होना चाहिए ना। सिर्फ आप टेलीविजन स्क्रीन्स की अगर बात हम करते हैं तो सास बहू के झगड़ों से उन्हें सजाया तो जाता है, लेकिन शोहरत याफ्ता फिल्मी हीरोइन ने हकीकी ज़िंदगी में मिसाली सास बहू बनकर सबको खुशगवार हैरत में मुब्तला कर दिया है। तो हकीकी ज़िंदगी को देखिए, ना कि वो जो ड्रामों या फिल्मों में दिखाया जाता है, क्योंकि फिल्मों में सिर्फ सनसनी पैदा करना वो उनकी मजबूरी होती है। वो अगर स्पाइस उसमें नहीं ऐड करेंगे तो वो बिकेगा नहीं, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में वो अच्छी सास और बहू है। यही आपके लिए भी मिसाल होनी चाहिए। जुनैद, आप नहीं समझते कि हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स को भी कुछ सीखना चाहिए, उन्हें कुछ अच्छा मैसेज भी देना चाहिए? हाँ ठीक है, वो अपना मंजन ज़रूर बेचें, वो अपना बिजनेस जो है वो ज़रूर अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए इस तरह की चीज़ें डालते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम कोई पॉजिटिविटी चाहते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने बच्चों के अंदर, उनकी ज़िंदगियों के अंदर, तो हमें थोड़ा सा अपने स्क्रिप्ट को बदलने की ज़रूरत है। हमें बहुत सारे चेंजिंग्स लाने की ज़रूरत है। जहाँ पर हम सास बहू की लड़ाई दिखाते थे, वहाँ पर हमें मिसाली सास बहू दिखानी पड़ेंगी, ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारी लड़कियाँ हैं वो, और हमारी जो माएँ हैं वो सीख पाएँ कि किस तरीके से मोहब्बत से भी रहा जा सकता है, ये जो नोक झोंक है इसके बगैर भी रहा जा सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सोसाइटी को बेहतर करें। बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। और भी जो पॉजिटिव पहलू हैं उसे देखिए, सिर्फ लड़ाई झगड़ों पे फोकस ना कीजिए, ताकि आपकी में एक बेहतरी आए, एक पॉजिटिविटी आए और आपके रिलेशंस भी पहले से बेहतर हों। अच्छा जी, हम यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। और नाज़रीन, हमारे पाकिस्तान में वो ज़िम्मेदारियाँ जो कि हुकूमतों पर आयद होती हैं, इंतज़ामिया पर आयद होती हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ पूरे ना करने की वजह से ये कह लें, या बाज़ लोगों के अंदर अपनी खुद से ऐसी सलाहियतें होती हैं कि उन्होंने बीड़ा उठाया। ऐसी एक नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये तहिया किया है कि इस्लामाबाद में मार्गला पहाड़ियों पर वो बनी जो ट्रेल 5 है उसे साफ़ सुथरा करेंगे, और ये बहुत ही काबिल तारीफ़ अमल है। बिल्कुल, ये काबिल तारीफ़ अमल है, लेकिन हमें इंडिविजुअली भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमें हर जगह पे हम कचरा फेंकते रहते हैं। बिल्कुल, और वैसे भी हमारे ईमान का हिस्सा है, जो सफाई है वो निस्फ ईमान है, तो इससे बड़ी और क्या बात है। में से कितने लोग हैं जो इस बात का ख्याल रखते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, और हमारे इर्द गिर्द जो खूबसूरती है हमें उसको गंदा नहीं करना। हम गाड़ी का शीशा नीचे करते हैं, कचरा बाहर फेंकते हैं, और अगर हम बाहर किसी और कंट्री में चले जाएं, ये इसी सफाई को लेकर याद आया मुझे एकदम से, जिस वक्त फुटबॉल के मैच हो रहे थे कतर के अंदर, तो वहाँ पे सारा स्टेडियम पूरा मैच देखने के बाद कूड़ा करकट और खाने पीने के जितने भी थे वो बाकियात फेंकने के बाद गए, और एक जैपनीज़ वहाँ पर ऐसा था जो कि मैच ख़त्म होने के बाद सारा कूड़ा इकट्ठा करने के बाद डस्टबिन में डाल रहा था। तो ऐसी कौमें मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने तहजीब को शो करते हैं, अपनी ट्रेनिंग को, अपनी तरबियत को शो करते हैं, और ऐसी ही कौमें फिर कामयाब भी होती हैं। तो हमारे साथ मौजूद हमारे ख़ास मेहमान मंसूर शेरवानी। बिल्कुल जी, और ये अवेयरनेस है, इन्होंने ये मुहिम चलाई है कि साफ़ सुथरा पाकिस्तान को किस तरह से रखना है, और ये मार्गला की पहाड़ियों क्योंकि इनको बहुत पसंद है तो इसलिए उनको बड़ा साफ़ सुथरा रखते हैं। वेलकम टू शो मंसूर शेरवानी, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया जी आ रही, आपका शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया, आपने बुलाया, इज्जत दी और हमारी अवेयरनेस को आगे फैलाने का मौका दिया। आपका बहुत शुक्रिया मंसूर, जो काम आप कर रहे हैं ये हम सबके करने का काम है, जिम्मेदारी है, तो बहुत हम अप्रिशिएट करते हैं। सबसे पहले तो आपको आपने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है, और आपको इसमें कामयाबी इंशाल्लाह अल्लाह ताला दे, और आपके साथ और बहुत सारे लोग इसमें जुड़ते चले जाएं। किस तरह से इस बात का ख्याल आया कि पहाड़ियों को आलूदगी से बचाना होगा, इनको साफ करना होगा?
जी बिल्कुल, देखिए मैं नेचर लवर तो बचपन से ही था। फिर जब मैं मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में जाता था तो मैं देखता था लोग रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे नो स्मोकिंग जोन है, लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, मंकी फीडिंग कर रहे हैं, लिटरिंग कर रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ बड़ी बुरी लगती थी। तो मैंने कहा किसी एक को तो आगे बढ़ना होगा। तो मैंने अपनी मदद आपके तहत लोगों को रोकना शुरू कर दिया, जो बहुत मुश्किल काम है। मुझे इंतहाई तख्त रवैयों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा, मैं लगा रहा। मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ के, बिल्कुल एक साहब ने तो ये भी कहा कि ये आपके फादर का जंगल है। तो मैं भी यहाँ कचरा फेंक रहा हूँ। तो मैं कहा सर आप बेशक घर का कचरा ला के भी यहाँ फेंके, ठीक है, ऐसा करता मैं उठाया करूँगा, मेरे फादर का जंगल है। तो इस तरह के, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा, मैं लोगों को रोकना शुरू कर दिया। मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ के पहुँच जाता हूँ और शाम को मगरिब तक मैं खड़ा रहता हूँ। देखिए एक साहब मुझे मिले, कहते हैं कि यार मैं 20 साल से आ रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि ये एक नेशनल पार्क है और एक आप जैसा बंदा खड़ा होकर हमें रोक रहा है और यहाँ के रूल्स को समझा रहा है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद ये कर दिया, मेरा क्वालिटी टाइम इसके लिए है, मार्गला हिल्स नेशनल पार्क के लिए। मैं हफ्ते में 3 दिन जाता हूँ। हफ्ता इतवार में सारा दिन खड़ा रहता हूँ, बीच में भी जाता हूँ कि हाइकिंग आ जाए या कोई अवेयरनेस के सिलसिले में कोई चीज़ आ जाए। फिर मैंने कचरा उठाना शुरू कर दिया। लोगों ने मुझे कहा, एक फैमिली ने मुझे कहा कि यार देखो कैसे तैयार श्यार होकर कचरे उठाने वाले कैसे कैसे इस्लामाबाद में होते हैं। तो मुझे बात बुरी लगी कि मैं उनके पास गया, मैंने उनके इस्लाम दुआ की, मैंने कहा सर मैं नीचे से। मंसूर, किसी ने आपका हाथ भी बटाया, कोई फैमिली आगे आई हो, किसी बच्चे ने आपसे कहा हो कि हम भी आपके साथ कचरा उठाते हैं? जी बिल्कुल, अक्सर वहाँ बच्चे आते हैं। एक बच्चा है वो हर इतवार को आता है, बैग लेके आता है, ग्लव्स लेके आता है और वो कहता है कि मैंने अवेयरनेस मैन बनना है। तो बच्चों पे मेरा बहुत फोकस है, मैं उनको सिखाता हूँ, मेरे साथ मिलके काम करते हैं। बहुत सी फैमिलीज जिन्होंने पहले मेरा मजाक बनाया मेरी बहुत अच्छी फैमिली फ्रेंड बन गई हैं। वो मेरे साथ मिलके इस काम में शामिल होते हैं, वो कचरा भी उठाते हैं, लोगों को अवेयर भी करते हैं और बताते हैं कि हमने माहौल को कैसे साफ करना है। देखिए वो यहाँ वाली बात, हमारा एटीट्यूड ये है कि जहाँ पे खाया फेंका, जहाँ पे पिया फेंका, और ये एटीट्यूड हमने चेंज करना है। एक चीज़ मैं और कहता हूँ, अगर मैं किसी को मना करता हूँ ना तो मैं उनसे कहता हूँ कि यार आप ये ना कहो, अगर आगे जाके आप देखते हो कि बंदा रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, आप आगे मुझे कहो कि यार वो तो बंदा ये कर रहा है, आपने मुझे रोक लिया। आप रोल मॉडल बनो। आप आज से ये फैसला करो कि मैंने इस पार्क में जो कर सकते हैं करेंगे, जो नहीं कर सकते वो नहीं करेंगे। लोगों ने अप्रिशिएट भी बहुत किया, बहुत अच्छी बात है। और ये जिन लोगों की आप निशानदेही कर रहे हैं कि वो तनकीद करते हैं, तो इस तरह के रवैये जो हैं वही हमारे बिगाड़ की वजह है, हमारे पीछे रहने की वजह है। तो मंसूर, कितने अरसे से आप ट्रेल 5 पे जा रहे हैं और जब से आपने अवेयरनेस मुहिम चलानी शुरू की है कितनी बेहतरी देख रहे हैं? अब हालात में बेहतरी आई, कूड़ा करकट में लोग फेंकने में इज्तिनाब बरत रहे हैं? ये बिल्कुल, देखिए हाइकिंग तो मैं शुरू से करता था, फिर मैं 3 साल से एज ए वॉलंटियर इधर काम कर रहा हूँ और पिछले 1 साल से मैंने प्लास्टिक फ्री एक्टिविटी शुरू की थी ट्रेल्स पे कि हमने इसको प्लास्टिक फ्री करना है। पहले ये था कि मैं खुद भी जब जाता था या वॉलंटियर्स जाते थे तो बड़े बड़े ना बैग लेके, मतलब इतने बड़े बड़े बैग लेके आते थे उठा के, हमारे बोटल्स के और रैपर के। अभी मैं 2 दिन पहले गया था, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने इतना सा बैग वहाँ से वहाँ लेके आया, तो बहुत फ़र्क पड़ा है। हम लोग ये कहते हैं कि आप रीयूजेबल बोतल लेके आएँ। जो डिस्पोजेबल बोतल है लोग पता क्या करते हैं, जब खाली होती है भारी हो जाती है, भला कैसे इधर उधर देखा और बोतल को ज़ोर से नीचे फेंक दिया, अपनी तरफ से फारिग हुए। फिर वो जब बोतल नीचे गिरती है तो उससे वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होती है। देखिए जब एक नेशनल पार्क होता है तो हमें उसमें वाइल्ड लाइफ का भी तो ख्याल करना है ना। ज़मीन पर नीचे रहने वाले कीड़े मकोड़े, हमें उनका भी ख्याल करना है, उनकी भी एक लाइफ होती है। अगर बोतल का जो ढकना है वो खा के कहीं यहाँ पे फीजेंट होते हैं, जानवर होते हैं, वो मर जाते हैं। इसके अलावा जैसे शॉपर है, अक्सर ये होता है कि शॉपर जब आप फेंकेंगे उसको तो नीचे जाके कीड़ियाँ होती हैं, 100 तरह के कीड़े होते हैं नेशनल पार्क के सॉइल में। तो उसके जहाँ उन्हें निकलना है उसके ऊपर जाके वो जम जाएगा, उनका रास्ता बंद कर देगा, उनकी लाइफ डिस्टर्ब होगी। फिर उसके ऊपर शबनम या बारिश का पानी जब आके शॉपर पे इकट्ठा हो जाएगा तो उसमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ और कुछ ऐसे चीज़ें पैदा हो जाएंगी जो वहाँ की नेटिव नहीं है, ठीक है, जो माहौल को ख़राब करती हैं और नुकसान करती हैं। वो आपको लगता है कि मंसूर अपने तौर पे और जो जिस तरह आपने इनिशिएटिव लिया है, क्या ये इनिशिएटिव काफ़ी होगा लोगों को कायल करने के लिए कि गंदगी नहीं फैलानी, या फिर हुकूमत को भी इसमें आगे आना होगा और कुछ जुर्माने आयद करने होंगे? जिस तरह से यही पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं तो वो लाइन का हिस्सा भी बन जाते हैं, कतारें भी बनाते हैं, सिविलाइज्ड हो जाते हैं, वहाँ पे कूड़ा करकट भी नहीं फेंकते क्योंकि उनको ये डर होता है कि उन्हें जुर्मानों का सामना होगा भारी भरकम। तो आपको लगता है कि बेहतर तरीका यही है जो आप कर रहे हैं, या फिर हुकूमत को भी इसमें आपका साथ देना होगा? देखिए बिल्कुल हुकूमत का हमारा साथ देना होगा, बल्कि खुशी की बात यह है कि वाइल्ड लाइफ का एक एक्ट है जो अभी मंजूर होकर ना लागू हो गया। उस एक्ट के तहत हम लोग यहाँ पे ना फाइन कर सकते हैं, हम यहाँ पे फीस रख सकते हैं।
क्योंकि ये जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड है ये अभी 15-16 में बना था, इनके पास फंड्स की भी कमी है, लोगों की भी कमी है, इनको वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के थ्रू ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी हूँ, जब मुझे कचरा उठाते हुए शर्म नहीं आती तो लोगों को फेंकते हुए क्यों नहीं आती? आए, मैं ट्रेल्स पे होता हूँ, मेरे साथ मिले, ना सिर्फ मार्गल हिल्स नेशनल पार्क बल्कि पूरे पाकिस्तान को, अपने घरों को। ये मंसूर, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि आप पढ़े लिखे भी हैं, आप अच्छा लिबास पहने हुए अगर कूड़ा उठाते हैं तो आपको इसमें शर्म नहीं आती, ये तभी हो सकता है जब आप चीज़ों को ओन करेंगे, जब आप अपने घर की तरह उस ट्रेल को या उस पूरे जो शहर है उसको अपना समझेंगे, तो फिर ये शर्म महसूस नहीं होगी। और हमारी वैसे भी प्रैक्टिस ये है कि हम अपने बच्चे को ये सिखाते हैं कि अपना रूम गंदा नहीं करना, यहाँ पर रैपर नहीं फेंको, कूड़ा यहाँ फेंकना है, गाड़ी गंदी नहीं करो। लेकिन जैसे हम रोड पर निकलते तो हम ये नहीं समझाते कि ये कूड़ा कचरा बाहर नहीं फेंकना, आपने गाड़ी से शीशा नीचे किया, बाहर थ्रो कर दिया, या आप कहीं पर बैठ के खा रहे हैं तो वहाँ पर फेंक दें। हमारे बच्चों को स्कूल की सतह पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेन किया जाना और बच्चों को ये अवेयरनेस देना कि ये माहौल आलूदगी जो है ये बड़े होकर आप लोगों के लिए कितनी परेशानी क्रिएट कर सकती है और माहौल में किस तरह से आप असरअंदाज हो सकते हैं इस तरह के काम करके। तो स्कूलों के ऊपर भी आपने कोई अवेयरनेस मुहिम चलाई है कि बच्चों को एजुकेट किया जा सके, इस तरफ लाया जा सके? जी बिल्कुल, मार्गल हिल्स नेशनल पार्क में बहुत लोग विजिट करते हैं, पूरे पाकिस्तान से स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे आते हैं, ग्रुप्स आते हैं, तो मैं वहाँ पे उन सब की अवेयरनेस करता हूँ, उनके साथ हाइक भी करता हूँ। फिर इस्लामाबाद के कई स्कूल्स हैं, मैं वहाँ जा चुका हूँ, वहाँ जाके हमने बच्चों की अवेयरनेस किया। फिर अक्सर जो होते हैं स्कूल वाले हमसे कांटेक्ट करते हैं और वो वहाँ पे हाइकिंग के लिए लेके आते हैं, तो मैं उन बच्चों पे ख़ास ध्यान देता हूँ, उनकी अवेयरनेस करता हूँ, छोटे मोटे हल्के फुल्के अंदाज में उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ। तो उसकी वजह से बाद में अक्सर टीचर्स ने मुझे कहा है कि आपने जिन बच्चों की अवेयरनेस की है तो वो अक्सर कहते हैं कि हमने कचरा नीचे नहीं फेंकना, हमने अपना स्कूल भी साफ रखना है, हमने अपने गली मोहल्ला भी साफ करना है, हमने दरख्त लगाने हैं, दरख्तों को नहीं काटना। एक स्कूल वाले मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि जी आप बच्चों को ये ज़रूर सिखाएं कि बस गली में या बाहर कोई जानवर नज़र आ जाए तो उसको छेड़ना नहीं, अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं। तो मैंने बच्चों को कहा, बच्चों मेरी बात सुनो, देखो आप अगर मैं आपको तंग करूं या आपको छेड़ूं तो खामखा इरिटेट होगे? उन्होंने कहा जी होंगे। तो मैंने कहा अगर एक जानवर है, डॉग है या पेट है किसी का या बिल्ली या कहीं पे है, तो आप उसको क्यों छेड़ते हो या क्यों मारते हो? बिल्कुल अच्छा काम करें मंसूर शेरवानी, और इसको जारी रखिए। हम सब भी आपकी इस टीम का हिस्सा हैं, आपकी इस मुहिम का हिस्सा हैं और ये बात बिल्कुल दुरुस्त इशारा आपने की है कि बच्चों से अवेयरनेस जो है उसे बढ़ाना होगा। बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं, बच्चे वो नहीं करेंगे जो आप उनको समझाएंगे, तो इनको वो करके दिखाइए ताकि एक अच्छे माशरे की तश्कील में आप अपना किरदार अदा कर सकें। और सफाई वैसे भी हमारे दीन का हिस्सा है, सफाई निस्फ ईमान है, तो अपने आधे ईमान को मुकम्मल कीजिए, अपने मुल्क को, अपने गिरदोनवा को साफ सुथरा रखिए। बिल्कुल जी, बहुत ज़रूरी भी है। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चीन में एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट जारी है और पाकिस्तान और भारत समेत इवेंट में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में आज आराम का दिन है और टूर्नामेंट में कल मजीद 3 मैचेस खेले जाएंगे और हमारा टाकरा भारत से भी रिवायती हरीफ से भी होगा और वो होगा 14 सितंबर को, लेकिन आगाज़ हो चुका है। पहला मैच था हमारा अपने हरीफ मलेशिया के माबेन, पाकिस्तान ने पहले 2 गोल तो कर लिए लेकिन फिर वो जो सबकत थी उससे ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं रख पाए और लेकिन बहरहाल 2-2 गोल से बराबर रहा। तसल्ली बख्श है, इससे आप कह सकते हैं कि बेहतरी की उम्मीद है। मोहम्मद इमरान साबिक कप्तान है नेशनल हॉकी टीम के, उनसे बात कर लेते हैं। इमरान भाई, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। आगाज़ कदरे तसल्ली बख्श है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान हॉकी जो खोया हुआ मुकाम है वो इस टूर्नामेंट के ज़रिए वापस हासिल करती हुई दिखाई दे रही है? हैविंग मी, बहुत शुक्रिया आपका और देखने वालों को सबको मेरा सलाम। बिल्कुल जैसी कि अभी टीम है, ये आप कह सकते हैं कि यंगस्टर और एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं इस टीम में, और जो सबसे पॉजिटिव थिंग आप कह सकते हैं इस वक्त जो हमारे कोच इन्होंने अपॉइंटमेंट की है PHF ने, ताहिर जमान जो क्वालिफाइड कोच है। हमारे पास टैलेंट भी है, हॉकी के प्लेयर्स भी हैं, सिर्फ हमें यही कह सकते हैं कि जो प्लेयर्स को सहूलियत हैं वो मिलना शुरू हो जाए। और जो सबसे हमारा बैक कह लें कि हम बैक पॉइंट पे थे कि हमारे पास कोचेस नहीं थे। अभी बहुत अच्छी अपॉइंटमेंट है कोच की, ताहिर जमान साहब जो कि क्वालिफाइड और वर्ल्ड में दूसरी टीमों के साथ भी कोचिंग कर रहे हैं। इसमें मेरा ख्याल है कि काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे वो टीम के साथ। और टीम में दो मैचेस खेले हैं, स्टार्ट किया है, बड़ा अच्छा स्टार्ट है। अब ये कह सकते हैं कि मलेशिया के खिलाफ अनलकीली स्कोर नहीं कर सके, अपने चांसेस अवेल नहीं कर सके, बट मेरे ख्याल में कि उम्मीद है मुझे अच्छा कि जिस तरह खेला है और 2-2 गोल से बराबर तो बहरहाल रहा है। जी, भारत के बारे में अगर हम जानना चाहें तो बताइएगा, वो कैसी टीम है हॉकी टीम, क्या हम मुकाबला कर पाएंगे?
मुकाबला ऑब्वियसली बिल्कुल करेंगे। पाकिस्तान एक अच्छी और बैलेंस साइड है। सिर्फ हमें ये देखना चाहिए कि अभी रैंकिंग वाइज अगर देखें तो रिसेंटली इंडिया जो है वो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल लेके आया और उनकी जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो थर्ड फोर्थ पे वो है अभी, और पाकिस्तान की जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो 14-15 के नज़दीक है। तो अगर रैंकिंग वाइज देखें तो वो उस तरह की उनकी टीम अभी इंडिया की टीम जो हमसे बेहतर है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का हमेशा ऐसे ही एक प्रेशर गेम होती है, क्रूशियल मैच होता है, बड़ा क्लोज गेम जाती है, उसमें डजंट मैटर कि किसकी रैंकिंग क्या है, पाकिस्तान किस नंबर पे है, लेकिन ये क्लोज गेम होगी। उसमें जो टीम अपने नर्व्स को, अपने प्रेशर को सस्टेन करेगी वही टीम। इमरान भाई, हिकमत अमली क्या होनी चाहिए आपके ख्याल में? अटैकिंग मोड होना चाहिए, डिफेंसिव ज्यादा बेहतर, और मौजू क्या रहेगा? उसमें मैंने भी जहाँ तक दोनों मैचेस में मैंने जो चीज मैंने नोट किया, पाकिस्तान बड़ी अच्छी हॉकी खेल रहा है, एक बैलेंस और डिसिप्लिन हॉकी खेल रहा है, अटैकिंग हॉकी भी खेल रहा है। हमें सिर्फ अपनी डिफेंस पे तवज्जो देना पड़ेगी, क्योंकि हमें लास्ट भी जो हमने लास्ट मैच देखा है मलेशिया का, उसमें भी हमने 2 गोल किए हैं और साथ ही 2 गोल करवा भी लिए। 30 सेकंड, हाँ जी, 30 सेकंड हमने गोल करवा लिया। हमारी जो मार्किंग है, मैन टू मैन मार्किंग है, उस पर काम करना पड़ेगा। और हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि अगर हम जीत रहे हैं या हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें बॉल पोजीशन अपने पास रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इन चीजों पे अगर हम फोकस करेंगे तो होपफुली इट विल बी अ वेरी गुड मैच इंशाल्लाह। मोहम्मद इमरान ये भी बताएगा कि ये रवैया रहा है पाकिस्तान का, गवर्नमेंट का या फिर शायकीन का, कि जब जीत कर आते हैं तो बड़ी पजीराई मिलती है। क्रिकेट को हमने देखा कि बहुत पजीराई मिलती आई है, स्पॉन्सर्स भी मिलते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद क्रिकेट टीम अपनी परफॉर्मेंस वो दे नहीं पाई है। तो क्या यही रवैया यहाँ पर भी देखने को मिलेगा कि जब टीम खेल कर आएगी तो ही पजीराई मिलेगी, अदरवाइज ना वो स्पॉन्सर्स हैं ना हुकूमत की जानिब से वो तवज्जो है? देखिए, हम ये बातें हर टूर्नामेंट के दौरान करते हैं, फिर टूर्नामेंट खत्म होता है, फिर हम भूल जाते हैं कि पाकिस्तान की कोई हॉकी टीम भी है। मेरा ख्याल है कि हमें रियलाइज करना चाहिए कि अगर हमने वर्ल्ड हॉकी में दोबारा अपना नाम बनाना है, उस टॉप पे दोबारा जाना है, तो हमें एक 2 साल 4 साल के लिए प्लेयर्स को तवज्जो देनी पड़ेगी, उन पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उनकी वेलफेयर करना पड़ेगी। अभी जो टीम है बड़ी अच्छी टीम है, इसमें 2-3 और लड़के ऐड हम कर सकते हैं और इनको टाइम दे, प्रॉपर एक 2 इयर्स या 4 इयर्स का प्लान बनाएं और उसके मुताबिक चलें। नेक्स्ट ओलंपिक को आप अपना टारगेट कर लें तो मेरा ख्याल है कि, और लेकिन इसमें यह कि फेडरेशन और गवर्नमेंट मिलकर अगर दोनों काम करेंगे तो फिर ही हम अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज इसी तरह ही होगा कि टूर्नामेंट खत्म होगा, प्लेयर्स बेचारे इधर उधर लीग के लिए जाते रहेंगे, उनकी कोई वेलफेयर नहीं होगी, हम उधर के उधर ही खड़े रहेंगे। तो हमें ये चीज अभी से ही प्लान करनी पड़ेगी और बिल्कुल सपोर्ट करनी चाहिए, प्लेयरों को भी सपोर्ट करनी चाहिए और फेडरेशन को भी उस तरह फंड्स मिलने चाहिए जिस तरह के नहीं मिल रहे अभी। तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा इक़दाम है कि हम अभी टूर्नामेंट खेल रहे हैं और लाइव मैचेस भी देख रही है सारी दुनिया, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए अपनी टीम को भी। बिल्कुल सपोर्ट है और दुआएं भी हैं, और तवक्को करते हैं कि वजारत खेल, हुकूमत पाकिस्तान भी इस कौमी खेल के ऊपर नज़र करम करें, उन्हें जो अहमियत, जो सहूलियात मिलनी चाहिए वो उन्हें दी जाएँ। बहुत शुक्रिया, मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद थे, और उम्मीद करते हैं कि ये चैम्पियंस ट्रॉफी करके जो पाकिस्तान हॉकी है वो एक बार फिर से कम बैक करेगी। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह हम उम्मीद कर सकते हैं। बात हो जाए लेजेंड अदाकारा की, अदाकारा ज़ेबा, जो कि उनकी 81वीं सालगिरह है, जो कि उनकी फ़नी खिदमात के सिले में उनको 4 निगार अवार्ड समेत मुतअद्दिद एजाज़ात से भी नवाजा जा चुका है। तो उनको कौन नहीं जानता पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे जो 60s 70s की दहाई के लोग हैं, उनके लिए तो एक रोल मॉडल थी। ये है सुनहरा दौर हमारी फिल्म इंडस्ट्री का। बिल्कुल ऐसा ही है, और हम अपने सितारों को हमेशा याद रखते हैं, उनकी यादें जो हैं वो हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगी। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोसाइटी की। सोसाइटी में जो ख़ुदकुशी का रुझान है वो बहुत बढ़ता चला जा रहा है। हर साल 10 सितंबर को ख़ुदकुशी से बचाव का आलमी दिन मनाया जाता है। आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो इसलिए भी हमने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर बात की जाए, क्योंकि मुल्क भर में, बल्कि हम पूरी दुनिया की बात कर लेते हैं, जहनी तनाव का शिकार लोग हैं और ख़ुदकुशी की तरफ बहुत जल्दी उनका जहन जो है वो माइल हो जाता है, वो ख़ुदकुशी कर लेते हैं। तो इसकी वजह क्या बनती है, क्यों लोग जहनी दबाव का शिकार होकर सुसाइड करने चल पड़ते हैं, इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और लोगों को अवेयरनेस देना, और वो लोग जो ख़ास तौर पे तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, ख़ास तौर पे आपके हल्का अहबाब में ऐसे बहुत से लोग होते हैं, तो जो पहली जिम्मेदारी बनती है वो फैमिली की, रुफ़का की, दोस्तों की बनती है कि वो उन्हें डिप्रेशन से निकलाएं, क्योंकि तकरीबन 25% अफराद हैं जो कि डिप्रेशन, जहनी दबाव या किसी दिमागी बीमारी से दोचार होते हैं।
तो रिसर्च ये नाज़रीन बताती है कि ख़ानदानी मसाइल, काम का दबाव, इम्तिहानात में नाकामी और ख़ासतौर पर जो टीन एज में जो बच्चे बच्चियाँ होते हैं, आजकल तो जुनैद बच्चे भी इस चीज़ का शिकार हैं। बिल्कुल, और तो उनको काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। और वैसे भी डिप्रेशन को एक जहनी बीमारी कहा जाता है जिसके बायस लोग खुदकुशी की जानिब माइल हो जाते हैं। और माहिरीन तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 25% अफराद डिप्रेशन, जहनी दबाव या फिर किसी दिमागी बीमारी से दो चार हैं। तो उन अफराद को नॉर्मलाइज करना, उन्हें उस कैफियत से निकालना जो कि बड़ी अजियतनाक है। आपको पता भी नहीं होता, हमें पता भी नहीं होता ना कि हम डिप्रेशन का शिकार हैं, हालात से कैफियत से गुजर। डॉक्टर समिया आथर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, क्या कहेंगे इस तमाम मामले पर कि जिस तरह से हम देखते हैं हमारे घर में आजकल बच्चा बच्चा जो है वो जहनी दबाव का शिकार नज़र आता है, किस तरह से निकाला जा सकता है अपने अजीज़ो अकारब को इस तकलीफ से? जी, डिप्रेशन असल में मायूसी की एक ऐसी इंतहा का नाम है कि जहाँ पर इंसान जब ये समझता है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता, मौत के सिवा उसके पास इस मसले से निकलने का कोई हल मौजूद नहीं है, तो उस वक्त फिर वो अपनी जान अपने हाथ से लेने की कोशिश करता है। और ऐसा एक दिन में नहीं हो जाता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डेवलप ही होती हैं। तो अगर हम थोड़ा सा लोगों को इस चीज़ के ऊपर आगाही दे दें कि किस तरह से उन्होंने अर्ली वार्निंग साइंस को पहचानना है डिप्रेशन के, तो हम बहुत सी कीमती जानों को बचा सकते हैं। क्योंकि नौजवानों में इस वक्त मौत की 1/3 रीज़न जो है वो ख़ुदकशी है, सुसाइड है। तो इसके लिए पहली बात तो ये कि हम माशरे के अंदर लोगों को कुछ चीज़ों के ऊपर एजुकेट करें, घरों के अंदर लोगों को एजुकेट करें, और स्कूलों और तालीमी इदारों के अंदर भी हम जो है वो एक एजुकेशन लोगों को दें कि जिसमें लोगों को कुछ चीज़ें मालूम हो। मसलन सोसाइटी के अंदर कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स जो हैं उनमें हम लोगों को ये सिखा सकते हैं कि उन्होंने कैसे अपने सोशल स्किल्स को बेहतर बनाना है, कैसे अपनी इमोशनल स्किल्स को बेहतर बनाना है, या जिसको हम कहते हैं कि साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड प्रोग्राम्स जो हैं, अगर हम इनकी ट्रेनिंग करें, लोगों को ये सिखाएं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बड़ी डॉक्टर साहब, वो क्या स्टेट ऑफ माइंड होता है जिसमें इंसान इस नहज पर पहुंच जाता है कि अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा भी कर ले? क्योंकि ऐसी बहुत सी मिसालें भी हैं कि तमाम तरह आसाइशों के बावजूद, ज़िंदगी की जो आसाइशें हैं, लग्जरीज़ हैं, उसके बावजूद भी पड़ोसी मुल्क में देखें बहुत से ऐसे अदाकार हैं, सुशांत सिंह हैं, इसी तरह से और भी बहुत से मिसालें हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। तो वो किस कैफियत में, बहुत सारे अफसरान ने किया है सुसाइड, तो वो किस कैफियत में होता है शख्स, और उसे अपने उसके जो करीबी रुफ़का हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो उसमें किस तरह से मुआवन हो सकते हैं उसको वापस निकालने? जी, बेसिकली ये एक मायूसी की इंतहा होती है जिसमें इंसान अपने आप को ट्रैप्ड फील करता है, ठीक है, और वो ये समझता है कि वह जिस जगह पर जिन भी हालात में ट्रैप हुआ हुआ है, मौत के सिवा कोई और चीज़ उसको उस चीज़ से बाहर नहीं निकाल सकती। ये तो उस इंसान का पर्सपेक्टिव है ना कि जो उस जगह पर फंसा हुआ है। लेकिन अगर हम उसके अर्ली वार्निंग साइंस को पहचान लें तो उसके घर वाले ही उसको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। और जो सबसे पहली चीज़ जो बहुत ज़्यादा मदद करती है इस तरह की सिचुएशन के अंदर, वो किसी ऐसे फ़र्द का आसपास मौजूद होना होता है कि जिससे इंसान गुफ्तगू कर सके, बात कर सके, कम्युनिकेट कर सके। लेकिन आप ये देखें कि जो कम्युनिकेशन है, जो इंसानी ताल्लुक़ है, ये एक बहुत बड़ा की रोल अदा करते हैं इसकी प्रिवेंशन के अंदर। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि ज़्यादा तादाद किसकी है जो ख़ुदकुशी की नहज पे पहुंच जाते हैं, ख़वातीन या मर्द? आपके पास इस तरह के केसेस जो आते हैं उसमें अक्सरियत किसकी देखती हैं आप? अगर आप देखें तो बेसिकली इसमें जो, अगर हम एज ग्रुप के हिसाब से देखें तो हमें इसमें नौजवानों की अक्सरियत ज़्यादा दिखाई देती है। अगर आप स्टैटिस्टिकली देखें तो जो हमें ये लगता है कि शायद अमीर लोग ज़्यादा खुदकुशी करते हैं, लेकिन अगर आप ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स देखें तो आपको पता चलेगा कि जो मोर देन 70% सुसाइड्स हैं वो लो और मिडिल इनकम ग्रुप्स के अंदर गुर्बत की वजह से होती है। तो कहीं जी, गुर्बत की वजह से, या एक बड़ी वजह ये समझी जाती है कि आप किसी से अपना आप शेयर नहीं कर पाते हैं, अपने दिल की बात किसी के सामने रख नहीं पाते हैं, आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और अंदर ही अंदर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं ना, डॉक्टर से रुजू करते हैं। उसमें बहुत सारी जो तादाद है वो मर्दों की सामने आती है, क्योंकि ख़वातीन फिर भी एक दूसरे के साथ बात शेयर करती हैं, बट मर्द हजरात कहा जाता है ना कि वो अपना गम किसी के साथ कहते नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा तादाद उनकी भी आती है। क्या ये भी एक बड़ी वजह है किसी के साथ शेयरिंग ना करना, अपने मसाइल को किसी दूसरे के साथ ना बांटना? जी जी, जैसे कि मैंने आपसे कहा ना कि इंसानी ताल्लुक़ और राब्ते जो हैं इस सिलसिले में बहुत की रोल अदा करते हैं, और ख़ास तौर से जो फैमिली के अंदर हमारे कनेक्शंस होते हैं वो इसमें एक बहुत की रोल अदा करते हैं। तो अगर तो हम पेरेंट्स को जो है वो
बाकायदा एक पेरेंटिंग की ट्रेनिंग दे दें, कुछ स्किल्स सिखा दें जिनकी वजह से वो अपने बच्चों के साथ अपनी कम्युनिकेशंस बेहतर करें, बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाएं, ताकि इंसान साथ साथ अपने दिल के जज्बात का इजहार करता रहे, उनको शेयर करता रहे और चीज़ें एक ऐसी एक्सट्रीम पे ना पहुंचने पाए कि जहां पर उसको लगे कि अब सब खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर समिया हमारे साथ मौजूद थी और इन मसाइल से निकलने के लिए, इस डिप्रेशन से निकलने के लिए जो आपके गिरदुनवा हैं उन्हें ही किरदार अदा करना होगा कि वो अपने प्यारे को मौत की नहज पे जाने से पहले उस कैफियत से निकाल पाएं। और आज हम इसका आलमी दिन भी मना रहे हैं, तो ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आप अपने आप से मोहब्बत करें, अपने इर्द गिर्द तमाम जो गिरदोनवाज से, अपने प्यारों से, हाँ, जो आपको नेमतें अल्लाह ताला ने अता की हैं, जब उनका शुक्र आप अदा करना सीख जाएंगे तो आपको ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगेगी। आपको हाथ पाँव दिए गए हैं, आपको अब नेमतें हैं, हर नेमत का शुक्र अदा करने लग जाए, आपको ज़िंदगी से मोहब्बत हो जाएगी। तो हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। हाजिर होंगे, अल्लाह हाफ़िज़।